चलिए आज की इस क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। ये एक सिंगल क्लास अगर आपने देख ली पूरी शुरू से लगाकर एंड तक, तो आई एम डैम श्योर कि आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही साथ में इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं कि एक कंपोजिशन व्यापारी अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करेगा। तो हम लोग टैली प्राइम के ऊपर कंपोजिशन डीलर की पूरी अकाउंटिंग यहां पर आज की इस क्लास में करने वाले हैं। उससे पहले हम प्रोविजनली कंपोजिशन स्कीम को समझते हैं कि ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, अगर कोई एक व्यापारी है इंडिया के अंदर, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बिजनेस है आपका, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आप सर्विस प्रोवाइडर है। अब गुड्स के बिजनेस भी एक तरह से हम देखें तो तीन प्रकार से आप गुड्स के बिजनेस कर सकते हो। पहला प्रकार होता है जब आप स्वयं एक ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप किसी से माल खरीद रहे हैं और फिर वापस से माल को बेच रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है, जहां पर आप खरीदना बेचना, तो इसमें भी वापस आप दो तरीके की आपकी बिजनेस हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि आप होलसेलर बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप होलसेल पे आप चीजें खरीदते बेचते हैं। और इट मे बी पॉसिबल कि आप रिटेलर है, जहां पर आपकी टोटल सप्लाई किसको हो रही है, कंज्यूमर को हो रही है, B2C में सप्लाई हो रही है। अगर आपकी होलसेल बिजनेस है तो आप ज्यादातर आपकी सप्लाई B2B में हो रही होगी, रजिस्टर्ड पार्टियों को हो रही होगी। आप एक तरफ से होलसेल रेट पर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे और फिर आप रिटेलर को होलसेल रेट पर ही प्रोडक्ट सेल करते होंगे, तो B2B सप्लाई हो रही है। वहां पर अगर आप एक रिटेलर है तो आपकी इट मे बी पॉसिबल कि आपकी मैक्सिमम सप्लाई किस में हो रही हो, B2C में हो रही हो। तो गुड्स के केस में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडर। दूसरा जो व्यापारी होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, जिसने उस गुड्स का प्रोडक्शन किया है। देखिए मैन्युफैक्चरर क्या काम करेगा, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा मार्केट से, उनको अपनी फैक्ट्री में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ध्यान देना, मैन्युफैक्चर करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस करेगा और उससे फिनिश गुड्स बनाकर वो सेल करेगा। तो मैन्युफैक्चरर हैं आप, जिसका प्रोडक्शन का काम है। और तीसरे जो व्यापारी होते हैं वो होते हैं ब्रोकर, एजेंट, कमीशन एजेंट, दलाल, है ना। मंडी वगैरह में आप देखते हो तो जो ब्रोकर होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका खुद का कुछ भी पैसा नहीं लगा होता है, वो इधर से लेकर उधर बेच देते हैं। एक व्यक्ति का गुड्स सेल करवाते हैं, दूसरे को परचेज करवाते हैं और बीच में वो अपना कमीशन एजेंट बोल सकते हो आप। तो ये भी आपका व्यापार हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं, ब्रोकर है या कमीशन एजेंट है, तो फिर आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आएंगे, याद रखिएगा। किसमें आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आएंगे। जो दूसरे व्यापारी होते हैं वो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, जिनका काम क्या है, सर्विसेज देना। क्या है, सर्विसेज देना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई व्यापार दो प्रकार, दो चीजों का हम कर सकते हैं, गुड्स का या सर्विस का। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, गुड्स ऑब्लिक सर्विस, मतलब गुड्स प्लस सर्विस प्लस टैक्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या निकल कर आ जाता है, GST। यानी आप समझिए GST क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स। याद रखिएगा, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1 जुलाई 2017 से। ऑलराइट, अब GST, अभी मेरे को यह समझ में आ गया है कि भैया GST क्या होता है। GST ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई पे लगता है। यानी आप ये समझिए कि जो तीनों चारों कैटेगरी मैंने लिखी है व्यापारी की, चाहे वो गुड्स का व्यापारी चाहे सर्विस का व्यापारी, उसको GST में क्या होना पड़ेगा आगे जाके, कभी ना कभी तो क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब सर रजिस्टर्ड कब होना पड़ेगा, आप बताइए। तो देखिए, रजिस्टर्ड होने के जो नियम है वो दोनों तरीके के व्यापारियों के लिए अलग है। कौन कौन से, गुड्स के व्यापारियों के लिए भी अलग है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी रजिस्ट्रेशन के रूल्स अलग है। और आपको यह भी बता दूं, वर्ष 2019-20 बहुत इंपॉर्टेंट था सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से ज्यादातर सर्विसेज, या ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए सभी प्रकार की सर्विसेज पर कंपोजिशन स्कीम अलाउ हुई। उससे पहले कंपोजिशन स्कीम सर्विस सेक्टर में नहीं
दी गई थी, यानी इनिशियल लेवल पर जब जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो सर्विसेज के अंदर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाते थे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आपको जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड होना है तो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह होना है, याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज, मैक्सिमम सर्विसेज जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में आ गई, यानी उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम दी गई। उससे पहले शुरू से सिर्फ एक ही सर्विसेज ऐसी थी जिन पे कंपोजिशन स्कीम आप ले सकते थे, वो था रेस्टोरेंट सर्विसेज, यानी रेस्टोरेंट वालों को ही कंपोजिशन स्कीम मिलती थी। जब भारत में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया 2019 के बाद 19-20 फाइनेंशियल ईयर से सर्विसेज पर कंपोजिशन स्कीम क्या की गई, एप्लीकेबल की गई। तो गुड्स के केस में याद रखिएगा आपको कब रजिस्टर्ड होना है, ज्यादातर केसेस में भारत में अगर आपका व्यापार है, ज्यादातर राज्यों में है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ दूं मैं, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, ज्यादातर स्टेट्स, उनमें जब तक आपका एनुअल टर्नओवर या एनुअल सेल, याद रखिएगा एनुअल सेल्स ऑब्लिक टर्नओवर, सेल्स को हम टर्नओवर वर्ड यूज करेंगे, तो जब तक आपका एनुअल टर्नओवर आपके बिजनेस का 40 लाख को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में 40 लाख से नीचे भी आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैं बता रहा हूं आपका अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको रजिस्टर्ड नहीं होना है। तो यानी अगर आप छोटे व्यापारी हो, आपकी इतनी एनुअल सेल नहीं है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्विस के केस में आपकी एनुअल रिसिप्ट, इसको भी हम एनुअल टर्नओवर ही बोल सकते हैं क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कैश बेसिस अकाउंटिंग करता है, तो रिसिप्ट वर्ड यूज किया मैंने। जब तक आपकी 20 लाख क्रॉस नहीं होती तब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। यानी अगर आप अति स्मॉल यानी बहुत ज्यादा छोटे व्यापारी हैं, चाहे आप गुड्स का व्यापार कर रहे हैं या सर्विस का व्यापार कर रहे हैं, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप सोचिए अगर आपने इन लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस किया, याद रखिएगा अगर आपने ये थ्रेशोल्ड लिमिट, इनको कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या किया, क्रॉस किया, मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा, फिर क्या होगा बताओ, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अब रजिस्टर्ड अगर होना पड़ेगा तो सरकार ने यहां पर दोनों ही व्यापारियों को दो दो ऑप्शन दिए हैं कि ठीक है रजिस्टर्ड होने की आपकी लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए या फिर आप रेगुलर स्कीम ले लीजिए, नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड हो। दोनों केसेस में दो दो ऑप्शन दिए हैं, गुड्स को भी दो ऑप्शन है आज की तारीख में, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी दो ऑप्शन है, कंपोजिशन या रेगुलर, याद रखिएगा। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम गुड्स के केस में आपको मिलती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं और आपका जो एनुअल टर्नओवर है, याद रखिएगा आपका एनुअल टर्नओवर, अब ये एनुअल टर्नओवर आपका पेन आधारित माना जाएगा, आप एक पेन नंबर पर कितने व्यापार कर रहे हैं। सोचिए अगर आपका एक पेन नंबर पर 5 व्यापार कर रहे हो, मतलब आप 5 व्यापार चला रहे हो अपनी ओनरशिप के अंदर, तो उन 5 व्यापार का टर्नओवर आपस में जोड़ के देखा जाएगा, सेल जोड़ के देखा जाएगा। तो जब तक आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तब तक आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या रह सकते हैं उसमें। अगर कंपोजिशन स्कीम ले ली 40 लाख क्रॉस होते ही, तो आप 1.5 करोड़ तक क्रॉस नहीं करते तब तक आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सर क्या बेनिफिट है, अभी हम वो सब चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। यानी इन केस ऑफ ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, इन केस ऑफ गुड्स सप्लायर या गुड्स के जो सेलर होते हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम मिलती है तब तक जब तक उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम। जब भारत में जीएसटी आया था कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट थी वो 50 लाख की थी, याद रखिएगा, फिर 75 लाख की गई, फिर 1.5 लाख कर दी गई, सॉरी 1.5 करोड़ कर दी गई। और अभी वर्तमान में कुछ राज्य ऐसे भी है जिनमें 75 लाख की लिमिट है। अभी मैंने बताया ना आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें ये 75 लाख की लिमिट है। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि 1.5 लाख तक मैं कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूँ गुड्स का व्यापारी हूं तो। लेकिन अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे लिए ये जो कंपोजिशन स्कीम मुझे मिलेगी अगर, तो वो मुझे मिलेगी सिर्फ जब तक मेरा टर्नओवर 50 लाख से कम है। तो गुड्स और सर्विस दोनों में नियम अलग अलग चलते हैं। सर्विस के केस में 50 लाख से कम टर्नओवर तक कंपोजिशन में रह सकते हो, गुड्स के केस में
1.5 करोड़ से कम टर्नओवर तक कंपोजिशन में रह सकते हो। और ये एक ऑप्शनल स्कीम है, याद रखिएगा, वापस बता रहा हूं, ये एक ऑप्शनल स्कीम है कि जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो ये ऑप्शन सरकार द्वारा आपको दिया जा रहा है कि आप चाहें तो ये स्कीम ले सकते हैं, वरना रेगुलर स्कीम में जाएं आप। तो रेगुलर स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम नहीं है, कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। और आज की ये पूरी क्लास मेरी डेडिकेटेडली किस टॉपिक पर होने वाली है? कंपोजिशन स्कीम के ऊपर होने वाली है। सो ये हमने पढ़ा कि जो व्यापारी जीएसटी में इंडिया में क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो चूज कर ले कंपोजिशन स्कीम या फिर वो रेगुलर स्कीम चूज कर ले। अब साहब अगर मैं कंपोजिशन स्कीम, अब सर 2 ऑप्शन है तो मेरे को कौन सा लेना चाहिए? अब सवाल ये भी आता है, हो सकता है एज ए जीएसटी एक्सपर्ट कल को आपसे लोग ये भी पूछे कि यार मेरे को ये बिजनेस कर रहा हूं, अब मुझे बताओ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, कौन सा रजिस्ट्रेशन दूं? तो देखिए, पहली चीज ये है कि आपको उसका बिजनेस समझना पड़ेगा कि उसका बिजनेस क्या है, कैसा है, नेचर क्या है, टर्नओवर क्या है, कितना एनुअल टर्नओवर हो सकता है उसका, कि किस तरीके की सप्लाई उसका बिजनेस में हो रही है, B2B हो रही है, B2C हो रही है, इंटर हो रही है, इंट्रा हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना रेट ऑफ टैक्स है जो एप्लीकेबल है उसके ऊपर, समझ रहे? ये सब चीजों को जब आप एक्सप्लोर करोगे, समझोगे उससे, तो ऑटोमेटिकली आप, अगर आपने दोनों स्कीमों के A to Z तक पूरा दोनों स्कीमों को अगर सुना समझा, आपको सब कुछ पता है कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी, रेगुलर स्कीम के बारे में, तो आप उसको बहुत इजीली गाइड कर पाओगे कि भैया उसको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। अन्यथा अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप कभी किसी को राइट सजेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती चीजें। सोचिए अगर कोई ऑटोमोबाइल डीलर है, एजेंसी ली है उसने 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, अगर वो आपके पास आएगा तो आप उसको कंपोजिशन स्कीम हरगिज नहीं सजेस्ट करोगे, क्योंकि उसको ऑटोमोबाइल पे हाई रेट से टैक्स देना पड़ता है, तो इनपुट नहीं ले पाएगा अगर कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। तो अभी हम पहले सारी कंपोजिशन स्कीम के सारे प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उससे हमें मोटे मोटे तौर पर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किनको जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। ऑलराइट, सो जीएसटी में अभी मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंदर, उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम के। और एक चीज और आप समझिए यहां पर कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या फिर सर्विस के केस में 50 लाख से कम है, तो ही आप कंपोजिशन में रह सकते हैं। अगर आप इस टर्नओवर को क्रॉस करते हैं तो आपको कौन सी स्कीम में जाना पड़ेगा? रेगुलर में जाना पड़ेगा। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर यह निकल कर आ रहा है कि अगर छोटे व्यापारी हो, अब छोटे का मतलब ये नहीं कि 4 इंच का ही है, 4 फीट का, सॉरी, छोटे व्यापारी का मतलब है, व्यापारियों को कभी भी छोटा या मोटा कैसे देखा जाता है? उसकी सेल से आप आकलन करते हैं। तो अगर आपकी सेल कम है, देखिए बहुत ज्यादा कम होगी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो जो सबसे छोटे व्यापारी होते हैं वो तो अनरजिस्टर्ड होते हैं। फिर जो मझले व्यापारी होते हैं, जो बीच की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया लेकिन 1.5 करोड़ से कम है, वो कंपोजिशन लेना प्रीफर करते हैं या वो कंपोजिशन में जाते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ क्रॉस होने के बाद तो आपको कंपोजिशन भी नहीं मिलेगी, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहने वाला, कौन सी? रेगुलर स्कीम का। तो आप ये समझिए, जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, जिनका ज्यादा टर्नओवर नहीं है, तो वो ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो ज्यादा टैक्स दे, तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनको ज्यादा फॉर्मेलिटीज मेंटेन करनी पड़े, उनको ज्यादा रिटर्न्स भरने पड़े, बार बार सरकार को टैक्स का पेमेंट करना पड़े, उनको एक सीए को हायर करना पड़े, उनको ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट भरनी पड़े, वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, छोटा व्यापारी तो वो तो यही चाहेगा ना कि मैं यार धीरे धीरे करके अपना पूरा बिजनेस पे फोकस करूं और बड़ा बनूं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम निकाली कि भैया तू अपने व्यापार पे फोकस कर, तू अपने व्यापार की सेल बढ़ा, तेरा पूरा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? व्यापार पे होना चाहिए। जब तेरा व्यापार बड़ा बन जाएगा, जब तेरी सेल बड़ी बन जाएगी, तब तो तेरे से हम ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे। अभी तेरे से हम ज्यादा चीजें नहीं डिमांड करते, अभी तेरे से हम ज्यादा नंबर ऑफ रिटर्न्स नहीं भरवाएंगे, अभी तेरे से हम ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, तेरे से कम टैक्स लेंगे, तेरे से कम कंप्लायंस करवाएंगे, कम फॉर्मेलिटीज करवाएंगे, तेरे से कम बुक्स मेंटेन करवाएंगे, तेरे से कम हिसाब मांगेंगे। पहले तू अपना बिजनेस पे फोकस कर।
सो व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, सिर्फ इसलिए कि भैया आपकी आप समझ लीजिए कि कंपोजिशन स्कीम में आपको बहुत कुछ कम करना पड़ेगा, मतलब टैक्स भी कम देना है, रिटर्न्स भी कम भरने हैं, मंथली कंप्लायंसेस नहीं होंगे, प्रॉपर बुक्स नहीं बनानी है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करने, बहुत सारी चीजें जो कंपोजिशन स्कीम को नहीं करनी में अगर आप हैं तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, जो चीजें रेगुलर टैक्स पेयर को करनी पड़ती। तो व्हेन योर टर्नओवर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ रुपीज, यू हैव टू ऑप्ट रेगुलर टैक्स स्कीम, एंड आपको उस केस में एवरी मंथ या क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न्स फाइल करने, मंथली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करना, रेगुलर रेट से टैक्स लेके सरकार को देना, टैक्स इनवॉइसेस इशू करने, आपको इट मे बी पॉसिबल कि आपको एनुअल रिटर्न भरने पड़े, आपको अपने बुक्स की रिकॉन्सिलिएशन करवानी पड़ेगी, आपको ई इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे, तो कई सारी फॉर्मेलिटीज आपकी बढ़ जाती है जब आप रेगुलर स्कीम में जाते हैं, जो आपकी कंपोजिशन स्कीम में या तो नहीं रहती या रहती भी है तो बहुत कम रहती है। तो अभी अभी मोटे मोटे तौर पे हमने ये सुना है कि जो जीएसटी की फॉर्मेलिटीज हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिल जाती है, किसको? कंपोजिशन व्यापारी को। फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं है, जीएसटी भी बहुत कम रेट से देना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मेरा मान लो कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग का काम है, यानी मैं सर्विस प्रोवाइडर, मैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो अब्रोड के जो टैक्सेशन है उससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाता हूं, वेरियस सॉफ्टवेयर्स की कोर्सेज पढ़ाता हूं, बच्चों से कोर्स फीस भी लेता हूं। तो जो मैं कोर्स फीस ले रहा हूं, सोचिए अगर मैं रेगुलर स्कीम में होता, अगर मेरे पास कौन सी स्कीम होती, तो मुझे 18% जीएसटी लेके सरकार को देना हो, अगर रेगुलर स्कीम में हो तो, क्योंकि कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग पर जीएसटी की कितनी रेट है? 18% रेट है। लेकिन अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूं तो मुझे सिर्फ 6% जीएसटी देना है। हालांकि मैं वो कस्टमर से नहीं ले सकता, बच्चों से नहीं ले सकता, लेकिन मैं इनडायरेक्टली कॉस्ट जोड़ दूंगा, फीस में जोड़ दूंगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं ले सकता, बिल में नहीं बता सकता जीएसटी, कंपोजिशन स्कीम वाला बिल में जीएसटी नहीं बता सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो जोड़ दूंगा ना, लेकिन 6% ही, रेगुलर में होता था 18%। अब आप सोचिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 करोड़ का टर्नओवर होता मेरा, 1 करोड़ में तो हालांकि मैं कंपोजिशन में नहीं रह पाता, 40 लाख का टर्नओवर होता, तो 40 लाख पे 18% कितना होता है? 40 लाख का 18% कितना होता है? निकालो। अब आप समझिए कि अगर आपका 40 लाख का एनुअल टर्नओवर होता तो इनटू 18%, यानी आपको 7,20,000 रुपए टैक्स देना होता सरकार। कितना? 7,20,000 रुपए टैक्स देना होता, समझ रहे? हालांकि ये टैक्स आप कस्टमर से लेके देते, लेकिन फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि भरना तो आप ही को पड़ता है, और आप कस्टमर से लेके देते तो आपके कोर्सेज महंगे हो जाते। अब आप सोचिए कि ये 40 लाख पर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो, तो आपको ओनली 6% ऐड करना है, यानी 240। तो कहां 720 ने, कहां 240, 1/3 हो गया आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो ये एक बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम का। तो कंपोजिशन स्कीम में आपको कंसेशनल रेट से टैक्स देना होता है, जो रेगुलर रेट्स होती है उनसे टैक्स नहीं देना होता, याद रखिएगा, ठीक है? अब हम ये समझते हैं कि जो ये कंपोजिशन स्कीम होती है वो कौन ले सकता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जहां पर 75 लाख की लिमिट है, बट मैक्सिमम राज्यों में कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है गुड्स के केस में कितनी है? 1.5 करोड़ की है। और याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल की जो 32nd मीटिंग हुई थी 1 फरवरी 2019 को, याद रखिएगा, उस मीटिंग में सर्विसेज के ऊपर भी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल कर दिया गया। यानी मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर भी आज की तारीख में क्या ले सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब कौन लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते? देखिए, हालांकि गुड्स और सर्विस दोनों के केस में कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इन कुछ कैटेगरीज के लिए कंपोजिशन स्कीम ब्लॉक्ड है।
यानी ये ब्लॉक्ड कैटेगरी है कंपोजिशन स्कीम के लिए, ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको मैन्युफैक्चरर है, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? रेगुलर स्कीम का। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, दूसरे राज्यों में माल बेचते हैं आपका, आप तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर होना पड़ेगा। यानी सर इसका मतलब तो ये हो गया कि भले मेरा 10 लाख का टर्नओवर है, अगर मैं दूसरे राज्य में माल बेच रहा हूं तो मेरे को कंपोजिशन नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी। इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम लेनी नहीं चाहिए, मिलेगी नहीं वो तो दूर की बात है, लेकिन लेनी नहीं चाहिए। बताओ क्यों? अगर आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो रहा है, आप सोचिए आपका 80 लाख रुपए का सेल है, लेकिन आपका मान लो कोई फूड ग्रेन का सेल है, या फल फ्रूट का सेल है, या दूध दही छाछ का सेल है, या नमक का सेल है, नमक का व्यापार है आपका, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, सरकार ने उसके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी रखी हुई? 0% रखी हुई है। ऐसे केस में अगर आपकी 80 लाख रुपए की ऐसी सेल है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है वो, आपको कंपोजिशन स्कीम हरगिज नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ले ली, देखिए रेगुलर स्कीम लेते हो तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है, समझ रहे, लेकिन कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको उसके ऊपर 1% टैक्स लग जाएगा। तो एक कंपोजिशन व्यापारी चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करे, अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो वो सप्लाई उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, उसको उस पर क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अननेसेसरी जिस चीज पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, मैं कंपोजिशन स्कीम में जाने के बाद उस पर टैक्स क्यों दूं? और वो टैक्स भी आप कस्टमर से नहीं कलेक्ट कर सकते, आपको पॉकेट से देना पड़ता है। याद रखिएगा, कंपोजिशन व्यापारी कभी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी खुद की पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस इश्यू ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बिल में टैक्स जोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बिल जब बनाएगा तो उसमें टैक्स का कोई कंटेंट नजर ही नहीं आएगा। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है, सुनना, और अगर उसने आपको टैक्स इनवॉइस बना के दे दिया तो ये फ्रॉड है सर, धोखा है। यस एग्जैक्टली क्या है? धोखा है। लेकिन सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो कंपोजिशन स्कीम में? हमें तो अभी जीएसटी की एबीसीडी भी नहीं आती है। देखिए आप भले जीएसटी की एबीसीडी नहीं जानते हैं, एज ए कंज्यूमर अगर आप कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हैं, आपको जो बिल दिया जा रहा है उस बिल में अगर वो रजिस्टर्ड व्यापारी होगा तो उसको अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना होता है, लेकिन जीएसटी नंबर से आप नहीं पकड़ सकते कि वो कंपोजिशन है या रेगुलर है। ऐसे केस में उस अगर कंपोजिशन व्यापारी होगा तो उसको ये लिखना होता है कि आई एम अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, डू नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, ये लाइन मेंशन करनी होती है। लेकिन सर उसने फ्रॉड किया और ये लाइन लिखी नहीं हो तो हम कैसे पकड़ें? एक तरीका है, बताता हूं मैं आपको। आप जाइए सीधे सीधे अपने मोबाइल, आप गूगल, आप सब यूज करते हैं, गूगल पे चले जाइए, ठीक है? कहां पे? गूगल पे। गूगल पे gst.gov.in में चले जाइए। ये जीएसटी पोर्टल कह सकते हैं अपन इसको। जीएसटी पोर्टल पे जाइए और यहां पर सर्च टैक्स पेयर लिखा हुआ आता है। देखिए सर्च टैक्स पेयर में जाइए और सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर लिखा हुआ है। आप यहां जाके अगर आपको ये डाउट है कि वो कंपोजिशन स्कीम में है और आपसे उसने टैक्स ले लिया और उसने आपसे टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया है, तो याद रखिएगा आप यहां पर उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए, कैप्चा कोड डालिए और सर्च करिए। अगर वो वास्तव में कंपोजिशन टैक्स पेयर होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप सर्च टैक्स पेयर में जाइए और सर्च बाई जीएसटीआईएन पे क्लिक करिए और यहां आप सामने वाली पार्टी का क्या डाल दीजिए? जीएसटी नंबर डाल दीजिए। देखिए मैं आपको एक पार्टी का जीएसटी नंबर डालता हूं, और सर आप बोलोगे कि सर जीएसटी नंबर कहां से लाए हम? मैं बताता हूं कहां से लाए। उस बिल के ऊपर लिखा होगा जीएसटी नंबर। तो अगर उसने आपसे टैक्स लिया और आपको डाउट है कि वो कौन है, कंपोजिशन टैक्स पेयर है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसने आपसे गलत टैक्स तो नहीं वसूल दिया। तो आप इस तरह से जीएसटी नंबर लिख दीजिए किसी का भी और कैप्चा कोड लिखिए यहां पर और सर्च करिए। बंदे की सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, कौन है, कौन सी स्कीम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसने टैक्स लिया तो यहां रेगुलर लिखा हुआ आएगा, और अगर उसने टैक्स नहीं लिया, आपसे बिल बना के दिया और बिल में उसका जीएसटी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम में है, तो यहां कंपोजिशन लिखा हुआ आएगा। याद रखिएगा। तो हम
मतलब ढूंढ सकते हैं किसी भी व्यापारी को कि वो कौन सी स्कीम में है और उसने हमसे जेन्युइनली टैक्स कलेक्ट किया या नहीं किया। तो इनवॉइस जब कोई कंपोजिशन स्कीम वाला इश्यू करता है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है, वो आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता। बिल तो देगा जिस चीज को उसने सेल किया आपको उसका, लेकिन बिल में जीएसटी देखने को नहीं मिलेगा। उसका जीएसटी नंबर डेफिनेटली मेंशन होगा बिल में, और उसको ये लाइन भी मेंशन करनी जरूरी है बिल के अंदर कि वो एक कंपोजिशन व्यापारी वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, ताकि एज अ कंज्यूमर होने के नाते हमें ये पता चल जाए कि अच्छा इसने मेरे से टैक्स क्यों नहीं लिया। समझ रहे हैं? भले ही आपको जीएसटी की एबीसीडी नहीं आती हो, लेकिन आपको ये पता तो चल जाएगा कि सामने वाले ने आपसे टैक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो आपसे ले नहीं सकता। तो मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको वाले कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लायर हैं आप तो आप नहीं ले सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लायर हैं तो लेनी नहीं चाहिए आपको। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। ये कुछ विशेष कैटेगरी होती है जीएसटी में जिनको 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना होता है उनको। तो ये सीटीपी और एनआरटीपी जो होते हैं ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड व्यापार हूं और मैं दिल्ली में अपना कोई 1 महीने के लिए बिजनेस करने जा रहा हूं, तो मुझे दिल्ली में सीटीपी के रूप में रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर मैं कोई विदेश से आया हूं इंडिया में और मैं 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं इंडिया में, तो मेरे को एनआरटीपी के रूप में क्या होना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो अगर आप सीटीपी या एनआरटीपी है तो आपको हरगिज कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, याद रखिएगा, जो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होंगे, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनियां हैं, ठीक है, ओला, उबेर वगैरह जैसी कंपनियां हैं, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाते हैं। इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, याद रखिएगा, क्योंकि सरकार ने इनके ऊपर नियम बना रखा है कि ये जिन वेंडर कंपनी या जिन सप्लायर कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, इनको उनसे टीसीएस कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है टीसीएस। तो ये टीसीएस कलेक्टर के रूप में जाने जाते हैं जीएसटी में, और ये ब्लॉक्ड है, कंपोजिशन स्कीम इनको नहीं मिलती, याद रखिएगा। और समय समय पे जीएसटी काउंसिल अगर कोई रिकमेंडेशन करती है किसी विशेष प्रकार की नोटिफाइड पर्सन के ऊपर, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो बस आपको फिलहाल में ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और सीटीपी, एनआरटीपी और मैन्युफैक्चरर टोबैको, पान मसाला और आइसक्रीम के, इन लोगों को तो अभी फिलहाल में कंपोजिशन स्कीम क्या है, ब्लॉक्ड है, याद रखिएगा, नहीं मिलती। अन्यथा सारे लोग कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम अगर मैंने ले ली तो मुझे क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करनी होगी, मतलब एक तरह से कौन सी कंडीशंस अवेल करूंगा कंपोजिशन स्कीम में। तो याद रखिएगा, देखिए कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो होता है वो होता है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा ना टैली में, तो आपको ये अभी पता चलने वाला है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है सर। ऑलराइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अभी अभी मोटे मोटे तौर पे आप इतना सा जानिए कि सोचिए आपने 40 लाख रुपए का कोई माल खरीदा और उसको आपने पूरे साल भर में 80 लाख रुपए में बेचा। 40 लाख का माल खरीदते वक्त माना कि आपने 3 लाख रुपए का टैक्स चुकाया, इसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और 80 लाख रुपए का माल बेचते वक्त आपको 80,000 रुपए का कंपोजिशन टैक्स चुकाना पड़ा 1% के हिसाब से। तो आपने 3 लाख खरीदते वक्त दिया, बेचते वक्त वापस 80,000 रुपए का बेचते वक्त टैक्स दिया, इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं या कंपोजिशन टैक्स कहते हैं। अब अगर आप एक रेगुलर व्यापारी होते हैं, रेगुलर स्कीम में होते हैं, तो बेचते वक्त जो आपने मान लो टैक्स कलेक्ट किया होता, कस्टमर से मान लो 4 लाख रुपए का कलेक्ट किया होता, तो आप सरकार को जब टैक्स का पेमेंट करने जाते हैं तो आप सरकार को बोलते हैं कि 4 में से 3 माइनस करूंगा मैं, क्योंकि मैंने खरीदते वक्त दे दिया है। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई व्यापारी खरीदते वक्त जो टैक्स देता है उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसकी जो गवर्नमेंट के प्रति टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो उसको माइनस करवाता है वहां पे। इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट कंपोजिशन स्कीम में आपको ये माइनस करने को नहीं मिलेगा, आपको खरीदते वक्त भी देना है, बेचते वक्त भी देना है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में रहने का। सर अगर ये नुकसान है तो फिर लोग जाते क्यों हैं? देखिए वो लोग जाते हैं जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेनी होती, वो लोग जाते हैं जिनका शायद खरीदते वक्त ज्यादा टैक्स नहीं गया है, वो लोग जाते हैं।
इसलिए जाते हैं कि उनको पता है कि खरीदते वक्त कोई ज्यादा टैक्स नहीं गया है, और अगर गया भी है तो मैं प्राइस में जोड़ दूंगा कस्टमर को बेचते वक्त, मेरे को तो बेचते वक्त कम देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए तो ये फायदा है, तो वो लोग जाते हैं। ध्यान देना, वो लोग नहीं जाते हैं जिनको खरीदते वक्त बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, वो नहीं जाते हैं। तो बस ये बहुत मोटे मोटे तौर पे समझना है आपको कि मेरे को कंपोजिशन में जाना चाहिए या रेगुलर में जाना चाहिए। कंपोजिशन में जाना है मतलब मेरी इनपुट का लालच नहीं है, मुझे इनपुट का नहीं है लालच, कुछ भी नहीं लेनी इनपुट, मेरे तो आउटपुट कम लगे बस। और कंपोजिशन में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट बहुत ज्यादा है। समझ रहे? वैसे तो मैं बता दूं, गुड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, बिकॉज सर्विस के केस में इनपुट ही नहीं होती ज्यादा। ठीक है, कोई खर्चे वर्चे के बिल पे इनपुट होती तो कुछ ज्यादा इनपुट होती नहीं, तो सर्विसेज को या सर्विस प्रोवाइडर को इनपुट का ज्यादा लालच नहीं होता, तो उस केस में वो कंपोजिशन स्कीम में जाके 18% लाइबिलिटी को 6% पे ला सकते हैं अगर कंपोजिशन लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। याद रखिएगा, आप कस्टमर से जो गुड्स या सर्विसेज बेचोगे टैक्स नहीं ले सकते। तो सर अगर मैं टैक्स नहीं लूंगा तो ये 80,000 कौन देगा? मेरे को ही देना अपनी ओन पॉकेट से, मैं नहीं ले सकता उनसे। और मैंने लेने की गलती कर दी और कल को कोई समझदार निकल गया, कॉमर्स साहब से जीएसटी पढ़ा हुआ व्यक्ति निकल गया सामने वाला, तो वो तो मेरा जिंदगी खराब कर देगा, जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर देगा। कंपोजिशन व्यापारी आपसे टैक्स नहीं ले सकता, समझ रहे? और अगर ले लिया और फर्जी बिल बना के ले लिया, तो फर्जी बिल को कैसे पकड़ना है या वो कंपोजिशन में है या नहीं है, ये कैसे चेक करना, अभी मैंने आपको बताया है। आपको खाली उसका जीएसटी नंबर जाके जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करना, पता पड़ जाएगा कि रेगुलर में या कंपोजिशन में। ऑलराइट, तो आप अपने द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, आपको उसके अगेंस्ट में बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना होता है। जो बिल इश्यू करते हैं उसको क्या कहते हैं? बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन स्कीम में आपको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स नहीं देना होता, कंसेशनल रेट से टैक्स देना होता है। जैसे अगर अभी मैं बता रहा हूं ना, अगर नॉर्मल रेट किसी वस्तु पर कितनी है 18% है, कंपोजिशन में सर्विस पे मान लो कंपोजिशन में सिर्फ 6% लगेगी। गुड्स के केस में कंपोजिशन में 1% लगती है, सर्विसेज के केस रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में 5% लगती है। अभी हम इस पे भी बातें करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में 3 रेटें चलती है, कितनी? अगर आप गुड्स के व्यापारी हो तो 1%, अगर आप रेस्टोरेंट व्यापारी हो तो 5%, और अगर आप सर्विस के व्यापारी हो यानी अदर टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर 6%। तो 1%, 5% या 6% ही आएगा। जबकि रेगुलर स्कीम जब हम लेते हैं तो वहां पर तो ये देखा जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट हम सेल परचेज कर रहे हैं वो किस रेट वाला है, क्या वो 5% वाला है, क्या वो एग्जेम्प्टेड है, क्या वो 12% वाला है, क्या 18% वाला है, क्या 28% वाला है, या फिर 28 से भी ज्यादा शेष वेस लगा के। समझ रहे? कंपोजिशन स्कीम में आपको कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना होता है, लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रिवर्स चार्ज में कोई परचेज की है। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है सर? रिवर्स चार्ज का मतलब बताता हूं मैं आपको क्या होता है। सोचिए, एक छोटा व्यापारी है जो अनरजिस्टर्ड है, इससे आपने कुछ खरीदा और आपके पास कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम है। मान लो आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है, कोई ऐसा गुड्स खरीदा है जिसपे 2 लाख रुपए की वैल्यू का गुड्स खरीदा। मान लो आपने रो कॉटन खरीदा है, अपन यहां पर बात करते हैं रो कॉटन, कपास, हिंदी में क्या कह सकते हैं? कपास। और ये एक किसान है जिसने इस कपास की खेती की है, पैदावार की है, और आप एक व्यापारी है, आपके पास कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम। अब एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट में कपास एक नोटिफाइड गुड्स है जिसपे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा, माना कि 5%। ऐसे केस में जब आप देखिए वो किसान जब आपको वो कपास बेचेगा कितने लाख का? 2 लाख का, तो वो तो आपसे कितना लेगा? सिर्फ 2 लाख। वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपसे जीएसटी ले ही नहीं सकता, उसको कोई लेना देना भी नहीं है जीएसटी से, उसको तो सिर्फ अपने क्या चाहिए? 2 लाख चाहिए।
लेकिन इस 2 लाख रुपए के कपास पर आपको 10,000 रुपए जीएसटी सामने से चल के सरकार को देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। लेकिन सर मैं तो गुड्स का व्यापारी हूं, मेरे को तो कंपोजिशन में 1% ही टैक्स देना पड़ता है। वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। आपको जो 1% देना है वो कंपोजिशन टैक्स है, जो आपको अपनी सेल पे देना है। किस पे? याद रखिएगा, एक कंपोजिशन व्यापारी को कंपोजिशन टैक्स देना पड़ता है 1%। अगर गुड्स का व्यापारी है तो ये कंपोजिशन टैक्स किस पे लगता है? उसके द्वारा की गई आउटवर्ड सप्लाई पे। लेकिन अगर आपने रिवर्स चार्ज में कोई परचेज की है, याद रखिएगा अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, आपको इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स चुकाना होगा। और याद रखिएगा रिवर्स चार्ज में आपका जो टैक्स होगा वो आपका वही रेट से होगा जिस रेट वाला आइटम आपने खरीदा है। 1% नहीं बल्कि 5% ही होगा। अगर ऐसा कोई आइटम खरीदा होता है जिस पर 28% रेट लगती है तो मेरे को यहां 28% जीएसटी देना पड़ता है। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। यानी भले ही मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, मैंने अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है और मैंने ऐसी कोई परचेज की तो मुझे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ता। ऑलराइट, एक और बात बता देता हूं। अगर किसी व्यापारी का मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, वो मतलब एक इसे कहते हैं मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल। जैसे मान लो एक व्यापारी है मिस्टर अरुण, और मान लो मिस्टर अरुण का ये एक पेन नंबर है, ठीक है, मैं पेन नंबर लिख देता हूं यहां पर। ये पेन नंबर है मिस्टर अरुण का, दिस इज पेन नंबर। मिस्टर अरुण के 4 बिजनेस है। कोचिंग का भी बिजनेस है, फर्नीचर का भी बिजनेस है, और कपड़े का भी बिजनेस है, क्लोथिंग का भी बिजनेस है। 4 अलग अलग दुकानें हैं और एक छोटा रेस्टोरेंट भी है। सर सब आप ही करोगे क्या? होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग जो हर जगह पर हाथ पैर मारते रहते हैं। अच्छा, कई सारे उनमें सक्सेसफुल भी हो जाते, 4 धंधे चल रहे हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल। याद रखिएगा मिस्टर अरुण कंपोजिशन स्कीम तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। लेकिन इन चारों बिजनेस का टर्नओवर मिलाकर अब 1.5 करोड़ की लिमिट यहां नहीं लागू होगी, क्योंकि कोचिंग में है आप। कोचिंग सर्विस में आता है, रेस्टोरेंट भी सर्विस में आता है। तो ऐसे केस में चारों बिजनेस का टर्नओवर आपका 50 लाख से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तब तक ही आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट, वो समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी करता है, सारी एक्टिविटी सारी बिजनेसेस का टर्नओवर जोड़ा जाएगा और वो तब तक ही कंपोजिशन में रह पाएगा जब तक कंपोजिशन के लिमिट को क्या नहीं कर लेता, क्रॉस कर लेता है। इंडिविजुअल बिजनेस नहीं देखा जाएगा। कंपोजिशन स्कीम आपको आपके पैन नंबर पर मिलती है, तो पेन का सारा टर्नओवर आपस में जोड़कर देखा जाए। So single pen, single composition scheme. You cannot opt different composition scheme on the different businesses अगर वो सारे एक ही पेन पर रजिस्टर्ड है। आप 4 कंपोजिशन स्कीम हर किसी नहीं ले सकते। आपको सिर्फ कितनी मिलेगी? एक ही मिलेगी। 4 तब ले पाते जब कोचिंग आपके नाम से चल रहा है, फर्नीचर आपकी वाइफ के नाम से चल रहा है, क्लोथिंग का बिजनेस आपके फादर का उसमें प्रोप्राइटरशिप में है, और रेस्टोरेंट आपके मदर के नाम से। 4 अलग अलग ओनरशिप अगर है तो फिर आप 4 अलग अलग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते थे, अन्यथा नहीं जा सकते। ऑलराइट, सो सिंगल पेन पर जितने टर्नओवर है सबको जोड़कर देखा जाएगा, और तब तक ही कलेक्टिवली जब तक आपका टर्नओवर जोड़ के देखा जाएगा और आप इस स्कीम में रहने लायक है या नहीं है तब पता पड़ेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में, मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपनी बिल के अंदर भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन व्यापारी है। साथ ही साथ में आपको अपने बिजनेस प्लेस में नोटिस लगाना पड़ेगा साइन बोर्ड पर कि आप एक कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। जो एंट्री गेट है, जो मैं अपन ज्यादातर बिजनेसेस जो अपना जो साइन बोर्ड बनवाते हैं उस पे भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और साथ में आपको अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा। और जो आपका जहां से आपका ट्रेड हो रहा है, मतलब जो आपका जो बिजनेस में जो जहां से बिलिंग होती है वहां पर भी आपको ये कहीं ना कहीं ये साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आप कौन है, एक
कंपोजिशन टैक्स पेयर है, ताकि जो भी व्यक्ति आपके साथ लेन देन कर रहा है उसको ये पता चले कि आप कंपोजिशन स्कीम में। ऑलराइट, आपको बिल के अंदर भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। और एक और चीज बताता हूं, अब देखिए सवाल ये आता है, एक सवाल और आता है, मैं बताता हूं। जैसे कोई गुड्स का व्यापारी और वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है, इसे कहते हैं मिक्स सप्लायर। मिक्स अचार होता है वैसे मिक्स सप्लायर, गुड्स भी बेच रहा है, सर्विस भी दे रहा है। अब मान लो हम यहां पकड़ते हैं कि वो कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर पेरिफेरल्स का व्यापारी है, कंप्यूटर बेच रहा है, साहब कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड ये सब बेचता है, प्रिंटर वगैरह। तो उसका मेन बिजनेस तो ये है, सेल ऑफ गुड्स। लेकिन कोई व्यक्ति कंप्यूटर फॉर्मेट कराने भी जा रहा है, किसी का खराब हो गया तो वो रिपेयर कराने भी जा रहा है, तो वो सर्विस भी दे रहा है, रिपेयरिंग सर्विस साथ साथ में, राइट। ऐसे केस में सर आप मुझे ये बताइए कि उसके ऊपर 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी, यानी उसे मैं गुड्स का व्यापारी मानूंगा, या फिर उसके ऊपर 50 लाख की लिमिट लगेगी, यानी उसे मैं सर्विस प्रोवाइडर मानूंगा। कंपोजिशन स्कीम तो ले सकता है ये बंदा, लेकिन 1.5 करोड़ तक रह सकता है या 50 लाख तक रह सकता है? इसका एक बहुत सिंपल आंसर बताता हूं मैं आपको। आप अपना गुड्स और सर्विस दोनों का टर्नओवर निकालिए कि पूरे साल भर में आपकी बिलिंग जो हो रही है गुड्स की कितनी हो रही है और सर्विस की कितनी हो रही है। लेट सपोज गुड्स की बिलिंग हो रही है आपकी 80 लाख और सर्विस की बिलिंग हो रही है 8 लाख की। कितनी? 8 लाख की, याद रखिएगा। अगर 8 लाख की बिलिंग हो रही है सर्विस की और गुड्स की बिलिंग उससे 10 गुना ज्यादा है, फिर भी आपके ऊपर सर्विस के नियम लागू होंगे, यानी 50 लाख तक ही रह सकते हो। यानी इस केस में 8 और 80 88 हो गए, मतलब कंपोजिशन तो आपको पहले ही छोड़ देनी थी, रेगुलर में आना था। यानी सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई गुड्स का व्यापारी है और सर्विस भी देता है और सर्विस की भी इनवॉइसिंग कर रहा है, 5 लाख रुपए की लिमिट है, 5 लाख से ज्यादा के इनवॉइस अगर उसने पूरे साल भर में बना दिए किसके? सर्विस के, तो वो सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ जाएगा। भले ही उसका 10 गुना ज्यादा टर्नओवर है गुड्स का, और उसके ऊपर सारे नियम जो लागू होंगे वो सर्विस के हिसाब से लागू। कंपोजिशन त्यागनी पड़ेगी, उसको छोड़नी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये जो नियम है ये भी आपका 2019 से लागू हुआ, याद रखिएगा। आपका 5 लाख या आपके टर्नओवर का 10%, दोनों में से जो भी ज्यादा हो आपके ऊपर सर्विस के नियम लागू हो जाएंगे। अब 10% कैसे सर? देखिए यूं देखे तो ये 10% हो रहा है, 80 का 8। अब सोचिए कि यार सर मेरा तो सिर्फ है ना गुड्स का 15 लाख का सेल है, मैंने कहा ठीक है, और सर्विस का सर मेरा 3 लाख का सेल है, यानी टोटल मेरा 18 लाख का सेल है। आप मुझे बताइए मैं कंपोजिशन में रह सकता हूं नहीं रह सकता हूं? देखिए आपने इस 5 लाख की लिमिट को तो क्रॉस नहीं किया, लेकिन आपने 15 लाख का गुड्स का टर्नओवर और 3 लाख का सर्विस का टर्नओवर है, मतलब 20% हो गया। तो आपने उस 10% वाली लिमिट को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया, मतलब आपको 50 लाख वाली लिमिट देखनी है, और आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा अगर 2 लाख रुपए की और आप क्या कर लेते हैं? सेल कर लेते हैं। सर्विस के ही नियम लागू होंगे, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के नियम देखो चाहे कंपोजिशन के नियम देखो। यानी आपका गुड्स सर्विस का टर्नओवर गुड्स के टर्नओवर के 10% जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ तो आप सर्विस प्रोवाइडर माने जाएंगे, या फिर 5 लाख पर एनम सर्विस के इनवॉइसेस, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो फिर आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आए। तो इस केस में ये बंदा सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ जाए, जबकि गुड्स की सेल इसने ज्यादा की। ऑलराइट, एक व्यापारी कंपोजिशन स्कीम कैसे लेगा? अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, हमें इसको 2 तरीके से पढ़ना है। कैसे? 2 तरीके से पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, अभी तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपको रजिस्टर्ड होना है, और सीधे सीधे आप क्या लेने जा रहे हो? कंपोजिशन स्कीम। तो इसके लिए आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जीएसटी REG 01, जैसे एक नॉर्मली जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। वहां पर आपको अपनी स्कीम में कंपोजिशन लेते हुए आपको 01 भरना होगा।
जीएसटी पोर्टल पर REG 01 हम इजीली भर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम अपना पेन नंबर डालते हुए, अपनी अदर डिटेल डालते हुए पार्ट ए भरते हैं, फिर पार्ट बी में हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेनी है, और फिर हम सारी टेबल्स में जो जानकारी मांगी जाती है वो भरकर अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी कॉस्ट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जिन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अटैच होती है। आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। और आपको जो जियो मैप से अपनी जो बिजनेस प्रीमाइसिस की लोकेशन है वो आपको सही पिक करनी है। जो आपका डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आपकी जो एड्रेस प्रूफ लग रहे हैं उसके साथ वो मैच होनी चाहिए। इनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होता है। ओके, सो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना है कंपोजिशन व्यापारी के रूप में तो जीएसटी REG 01 में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड और आपके पास रेगुलर टैक्स पेयर हैं, आप रेगुलर स्कीम है, अब आपको रेगुलर से स्विच करके क्या लेनी है, कंपोजिशन लेनी है। सर रेगुलर से कंपोजिशन कौन लेता होगा? रेगुलर तो बड़ी स्कीम होती है, कंपोजिशन छोटी स्कीम होती है, तो कौन ही लेता होगा? क्यों नहीं लेता होगा? 100% लेता होगा। सोचिए, पहले आपका बढ़िया कारोबार चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस था, तो आपने रेगुलर ली। अब आपका कारोबार उतना नहीं चल रहा है, तो अब आपको जरूरत ही नहीं है रेगुलर की, तो आप स्विच करके कंपोजिशन में आ सकते हैं। तो ये मुमकिन है ना, ऐसा होता है। हम छोटे व्यापारियों को बड़ा बनते देखते हैं, तो बड़े व्यापारी भी छोटे होते हुए भी दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जीएसटी CMP 02 फाइल करते हैं। कौन सा? आपको अपनी स्कीम जब चेंज करनी होती है, रेगुलर से कंपोजिशन में जाना होता है, तो आपको जीएसटी CMP 02 फाइल करना होता है। जीएसटी पोर्टल पर जब आप जाते हैं, याद रखिएगा, देखिए जीएसटी पोर्टल पे जब हम जाते हैं और हम अपनी आईडी में लॉगिन करते हैं, तो सर्विसेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन ये स्कीम आपको मैं बता दूं, न्यू फाइनेंशियल ईयर पर ही मिलेगी। न्यू साल के बीच में आप अपनी स्कीम नहीं बदल सकते। रेगुलर से कंपोजिशन में हम तभी जा सकते हैं जब फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो बटन है या ये जो ऑप्शन है या ये जो एप्लीकेशन है, आपको ये मार्च महीने में, अप्रैल महीने में एक्सरसाइज करने को मिलती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। पूरे साल भर ये विंडो ओपन नहीं रहती, याद रखिएगा। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी स्कीम को बदल सकते हैं, और जीएसटी CMP 02 भर के आप रेगुलर से किस में शिफ्ट हो सकते हैं, कंपोजिशन में शिफ्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, रेगुलर से कंपोजिशन में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ले सकते हो, मतलब इट इज पॉसिबल। एक कंपोजिशन व्यापारी अपना बिल कैसे बनाएगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल जैसे अपन बिल बनाते हैं वैसे बिल बनाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है, बिल में एक तो टैक्स नहीं जोड़ना है। जो चीज बेच रहे हो उसको मेंशन करिए कि क्या बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, क्या रेट बेची, सब कुछ डालिए आप। लेकिन टैक्स कहीं नजर नहीं आना चाहिए, पहली चीज। और बिल का हेडिंग टैक्स इनवॉइस मत रखिएगा। बिल का हेडिंग क्या रखना आपको? बिल ऑफ सप्लाई रखना। और एक लाइन जरूर लिख दीजिए उस बिल के अंदर। अगर आप सॉफ्टवेयर से बिल जनरेट कर रहे हैं तो उसमें तो आ जाएगी, ये लाइन आपको जरूर लिखनी होती है बिल में। अगर आपने प्रिंट करवा रखा, प्रिंटर वाले को दिया है बिल बुक प्रिंट करवाने के लिए, तो आपको ये जरूर बिल में लिखना होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये लाइन होनी चाहिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या आपकी जो भी प्रिफरेबल लैंग्वेज है किसी में भी लिखो, लेकिन ये टॉप में आपको ये लाइन डिस्प्ले करनी होगी, जरूरी है। समझ रहे हैं? और चूंकि ऐसा हरगिज नहीं है, मतलब एक चीज और ध्यान रखना, आप टैक्स नहीं ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल इश्यू नहीं करना। बिल तो इश्यू करना पड़ता है। अगर सप्लाई करते हो तो बिल तो इश्यू करना पड़ता है। तो बिल तो बनाना है, लेकिन वो बिल ऑफ सप्लाई बनाना है, टैक्स नहीं लेना है। ये लाइन लिखनी है, और आपको जहां आपका ऊपर ही ऊपर सप्लायर डिटेल आता है उसमें आपको अपना जीएसटी नंबर भी डिस्प्ले करना है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड व्यापारी है। भले ही आपके पास रेगुलर स्कीम नहीं है, भले ही आपके पास ये पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, लेकिन है तो रजिस्टर्ड व्यापारी ना। आपको अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। कंपोजिशन स्कीम में मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 रेट्स हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं आप, गुड्स के व्यापारी तो 1%, तो आपको ये 1% टुकड़ों में देना होता है, आधा CGST के रूप में और आधा। क्यों टुकड़ों में देना पड़ता है? क्योंकि ये CGST जाता है केंद्र सरकार को और SGST जाता है राज्य सरकार को। यानी जीएसटी में जो इनकम होती है वो दोनों गवर्नमेंट को इक्वल होती है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं तो आपको 5%
रेट से टैक्स देना पड़ता है 2.5% याद रखिएगा। और ऐसे रेस्टोरेंट्स को ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगी जो अल्कोहल की सप्लाई नहीं करते। अगर आपके पास बार लाइसेंस वगैरह है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में आपको 6% की रेट लगती है, 3% के रूप में CGST HGST आपको चुकाना होता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो ये है रेट्स कंपोजिशन स्कीम की। कंसेशनल रेट जो होती है 1% फॉर द गुड सप्लायर, 5% फॉर द रेस्टोरेंट सप्लायर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड 6% फॉर द अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑलराइट सर, मैं अपना कंपोजिशन में जो ये टैक्स देना है ये कैसे दूं? अब सवाल ये भी आता है, ठीक है। तो आपको देखिए कंपोजिशन में आपको 3 कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान बताता हूं। इसमें आपको टैक्स 3 तरीके से देने होते हैं। पहला तो आपने जो खुद ने सेल की है उस पे देना है, इसको हम कंपोजिशन टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये आपकी सेल पे देना होता है। और ये अगर आप गुड्स के व्यापारी हो तो 1%, रेस्टोरेंट 5% और अदर सर्विस प्रोवाइडर को 6%। और ये क्वार्टरली बेसिस पे जमा होता है, हमें क्वार्टरली बेसिस पे जमा करना पड़ता है चालान बना के। पूरे 3 महीने में कितनी सेल की कैलकुलेट कर लो। 5 लाख की सेल की, 1% देना है, 5,000 देना है, 5,000 का चालान बनाओ और जमा करा दो। और इसके लिए जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं GST CMP 08। कौन सा फॉर्म होता है? GST CMP 08। कंपोजिशन व्यापारी जो चालान बनाता है वो होता है GST CMP 08। तो सबसे पहले तो आपको अपने द्वारा की गई सेल पे टैक्स देना है। अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज में सप्लाई खरीदी है, परचेज किया है, तो उस पर टैक्स देना। अभी अभी मैं बता रहा था रिवर्स चार्ज में। और रिवर्स चार्ज में आपको रेगुलर रेट से टैक्स देना पड़ता है, याद रखिएगा। जैसे अगर मान लो मैंने कोई ऐसी वस्तु खरीदी जिसपे 12% है तो मुझे 12% देना पड़ेगा। इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। सेल पर देने वाले टैक्स का और रिवर्स चार्ज में चुकाए जाने वाले टैक्स का कोई संबंध नहीं है। ये भी मुझे चुकाना, वो भी मुझे चुकाना। ये मुझे रेगुलर रेट से चुकाना है, वो मुझे कंसेशनल रेट से चुकाना है। और एक और बात बता देता हूं, अगर मैं कंपोजिशन व्यापारी हूं और मैंने किसी रेगुलर टैक्स पेड से कोई चीजें खरीदी है, अब ऑब्वियसली बात है मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, तो मैं चीजें खरीद कर ही तो बेच रहा हूं। तो मैंने रेगुलर टैक्स पेड से खरीदी और उसने तो मुझे टैक्स इनवॉइस बना के दिया, उसमें मैं टैक्स जोड़ा। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स ऑन परचेज। खरीदते वक्त आपने जो इनपुट टैक्स दिया वो तो देना ही है आपको। मान लो अगर आपने 12% वाली चीजें खरीद रहे हो तो 12% देना ही है। तो आप एक तरह से यूं देखें तो 3 तरह से टैक्स चुकाते हैं। एक कंपोजिशन व्यापारी 3 तरीके से टैक्स चुकाता है। पहला, खरीदते वक्त दिया जाने वाला टैक्स रेगुलर टैक्स पेयर को, वो इनपुट टैक्स कहलाता है। रिवर्स चार्ज में कुछ खरीदा तो भी टैक्स सामने से चल के गवर्नमेंट को देना है, ये रिवर्स चार्ज में चुकाया जाने वाला टैक्स माना जाएगा। और सेल करते वक्त आपको अपनी पॉकेट से टैक्स देना, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन टैक्स कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके सामने मैंने पिक्चर यहाँ पर बना रखी है, आप देख सकते हैं GST CMP 08 चालान की पिक्चर है ये। तो चालान में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई लिखा हुआ आ रहा है। तो जितना सेल करोगे वो यहाँ बताना होगा। मान लो मैंने पूरी 5 लाख की सेल की तो मैं इस फिगर में टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगा। और 1% अगर मेरा टैक्स बन रहा है तो मेरे को यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 लाख डाला, याद रखिएगा ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,500 यहाँ पर, 2,500 यहाँ पर। CGST HGST, IGST कभी नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता IGST? बताता हूं, क्योंकि आप कभी इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते, ब्लॉक है। तो CGST HGST आएगा, ठीक है, ये आपको चुकाना है। यहां देखिए सेकंड में देखिए क्या दिख रहा है। रिवर्स चार्ज में आपने कोई सप्लाई ली है तो देखिए एक कंपोजिशन व्यापारी दूसरे राज्य में माल सेल नहीं कर सकता लेकिन खरीद सकता है। तो अगर आपने खरीदा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने रिवर्स चार्ज में कितनी सप्लाई ली। इसमें फिर IGST देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट परचेज करोगे तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा? IGST। तो ये वो रेट से होगा जिस रेट से आपने खरीदा। मान लो 12% है तो ये IGST 24,000 हो जाए। और ये अब जब आप ये सब डिस्प्ले करोगे तो यहां पर आ जाएगा इसका ग्रैंड टोटल बनकर। और अगर आप लेट भर रहे हो CMP 08, GST CMP 08 भरने की जो ड्यू डेट होती है, साल का जो पहला क्वार्टर होता है, याद रखिएगा अप्रैल से जून, आपको ये 18 जुलाई तक भरना होता है। यानी 18 जुलाई तक सरकार को क्या देना होता है? टैक्स का पेमेंट करना होता है। ये चालान का मतलब क्या होता है? जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं उसको हम चालान कहते हैं। 18 जुलाई तक करना है। सेम टू सेम आपका जो अगला क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपको 18 अक्टूबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर का आपको 18 जनवरी, और फिर
जनवरी से मार्च वाला जो चौथा क्वार्टर होता है उसका आपको 18 अप्रैल तक टैक्स का पेमेंट सरकार को करना होता है। और ये जो चालान होता है इट इज कोल्ड जीएसटी CMP 08, नथिंग एल्स। जैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं और किसी चीज को खरीदते वक्त कैसे पेमेंट करते हैं, इतना आसान होता है इसको हमें पेमेंट करना। आपके अकाउंट से पैसा यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा और आपका ये पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको फाइल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब जो देखिए अभी अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इनके सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, जहां पर आप हर तरीके के रिटर्न्स के प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तो आप फिर हमारे कॉमर्स हब के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से कोर्सेज परचेज करके भी सीख सकते हैं। GSTR 1 का सेपरेटली कोर्स मिल जाएगा, 3B का मिल जाएगा, CMP 08, GSTR 4 का मिल जाएगा, एनुअल रिटर्न का मिल जाएगा, GST रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। मतलब सारे कंप्लायंसेस, ई वे बिल, ई इनवॉइस वगैरह, अकाउंटिंग से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वहां से आप परचेज करके बहुत इन डेप्थ चीजों को सीख सकते हैं। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। What are the returns to be filed by the composition dealer? देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है ना कंपोजिशन स्कीम में, वो ये होता है, बताता हूं। देखिए मैं अगर रेगुलर स्कीम में हूं ना तो मुझे कई सारी मुसीबतें उठानी पड़ेगी। मुसीबतें मतलब मुझे अपने सेल का एक रिटर्न भरना पड़ेगा जिसे हम GSTR 1 कहेंगे। फिर मुझे अपनी टैक्स का पेमेंट करने के लिए एक रिटर्न भरना पड़ेगा जिसे हम 3B कहेंगे। फिर मुझे एनुअली भी एक रिटर्न भरना पड़ सकता है, वो होगा GSTR 9। फिर मुझे रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ सकता है अपनी बुक्स के साथ, उसे कहते हैं 9C। ये सारे रिटर्न्स होते हैं जो एक रेगुलर टैक्स पेयर पड़ता है। और अगर वो ये पीरियोडिक रिटर्न्स होते हैं दोनों, जो उसको या तो मंथली या उसको क्वार्टरली भरने हैं। आप सोचिए अगर मंथली भरने हैं तो 12 रिटर्न तो ये साल के 12, ये 24 और ये एक और ये एक, यानी आप समझ सकते हैं 26 रिटर्न फाइल करने होते हैं अगर आप रेगुलर स्कीम में होते हैं। हालांकि एक ऑप्शन और होता है QRMP टैक्स पेयर का, लेकिन आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कंप्लायंस आपको करने होते हैं रेगुलर स्कीम में। लेकिन अगर आप कंपोजिशन व्यापारी है तो ओनली सिंगल रिटर्न इन अ ईयर, दैट इज कोल्ड GSTR 4। साल में सिर्फ एक बार रिटर्न भरना होता है। कौन सा? GSTR 4। और पूरा फाइनेंशियल ईयर निकलेगा 30 जून इसकी ड्यू डेट होती है। पहले ये 30 अप्रैल तक भरना होता था, रिसेंटली GST डिपार्टमेंट ने इसकी ड्यू डेट को अब परमानेंटली क्या कर दिया है, 30 जून शिफ्ट कर दिया पिछले साल से। ऑलराइट, तो अभी हम ये मान के चलिए कि आपको 3 महीने का वक्त मिलता है, अप्रैल, मई और जून। इन 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपना एनुअल रिटर्न भरना होता है। और एक बात और बता देता हूं, ये एनुअल रिटर्न आपका ऑटो ड्राफ्टेड हो जाते हैं, चाहे वो 9 हो, 9C या 4 हो, ये ऑटो ड्राफ्टेड होते हैं। मतलब आपके पीरियोडिक रिटर्न से ही डेटा उठकर आता है। तो आपने जो अपने चालान बनाए हैं CMP 08 के जरिए, जो आपने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया है, वही जानकारी आपकी पूरी एक्यूमुलेटेड होकर, ऐड होकर यहाँ पर नजर आती है। आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो करिए, अदरवाइज आप सेम टू सेम रिटर्न को डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप GSTR 4 भर के अपनी ईयरली कंप्लायंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ एक ही रिटर्न होता है, कौन सा? GSTR 4। यानी अगर मैं मोटे मोटे तौर पर भी देखूं तो मुझे साल में 4 बार टैक्स का पेमेंट करना है CMP 08 से, और एक बार मुझे GSTR 4 भरना है। तो बहुत इजी कंप्लायंस है जो इजीली की जा सकती है। आपको इसमें किसी CA वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप सीख गए तो आप खुद अपनी कंप्लायंसेस को कर सकते हैं। जब आप पोर्टल पर जाते हैं, कंपोजिशन स्कीम में है, आप अपनी आईडी में रजिस्टर्ड होते हैं, आपको फाइनेंशियल ईयर पिक करना होता है। और आपको फाइनेंशियल ईयर जैसे पिक करते हैं, याद रखिएगा आपको खाली एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो होगा GSTR 4। और आप इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है तो आप उससे डेटा को अपलोड करके प्रिपेयर ऑफलाइन या जेसन बनाकर प्रिपेयर ऑफलाइन करके फिर जाके ऑनलाइन में जाके फाइल कर सकते हैं। तो ये GSTR 4 होता है। और मैंने अभी आपको बोला ना ऑटो ड्राफ्ट हो जाता है, तो इसकी पूरी समरी आप यहाँ पर 4A में जाके देख सकते हैं। ओके, ये मैंने पूरा फॉर्म यहाँ पर GSTR 4 का यहाँ पर डाल रखा है। हालांकि अब ये ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें अलग अलग टेबल्स होती है, तो ये आपको फिर GSTR 4 फाइलिंग की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप एक कॉन्सेप्चुअली पूरा कंप्लीटली सारी टेबल्स का आपको नॉलेज हो सकता है कि 4 में हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम? सी, कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या है? पहला तो बहुत लेसर कंप्लायंसेस है, ना के बराबर है। लेसर तो अब लेसर वर्ड भी लेसर लग रहा है, लेसर वर्ड भी ज्यादा लग रहा है, मतलब मेरे को ना के बराबर है। देयर इज नो रिटर्न्स, ओनली GSTR4 एंड दैट रिटर्न इज ऑल्सो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स, आप उसमें आ जाते हैं तो आपको उसको खाली फाइल करना, मतलब चंद मिनट निकालने आपको अपने एक साल में से, तो आप इजीली, एक तो रिटर्न्स नहीं है उसमें, एक ही रिटर्न है। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेल्स का हिसाब रखना है। किसका? सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है ना व्यापारियों के सामने, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती है वो होती है स्टॉक में। किसमें? रेगुलर स्कीम जब हम लेते हैं और हमारे पास स्टॉक होता है तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसकी, तो सरकार हमसे अपनी स्टॉक की जानकारी भी मांगती है और सबसे ज्यादा हेर फेर उसी पे होता है। तो अगर कंपोजिशन स्कीम में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला ही नहीं है, आपको फायदा लेोगे नहीं, खरीदते वक्त चुकाए गए टैक्स का, तो आपको अपना स्टॉक का रिकॉर्ड रखने का जरूरत नहीं है, सेल का रखिए और सेल के आधार पे आप जेन्युइन बेसिस पर जो आपकी सेल हो रही है आप टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, कोई माथापोड़ी नहीं, ना आपको ऑडिट करानी ना कुछ करना, ठीक है। और बिल जब आप इश्यू करते हो तो देखिए, बिल भी एक तरह से हम देखें तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम वाले आप देखिएगा बिल भी नहीं देते, छोटी छोटी सप्लाई करते बेचारे, टैक्स इनवॉइस तो इश्यू करने नहीं उनको, तो ऐसे केस में वो अपनी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है पूरे डे बेसिस पर, उसका एक जॉइंट एक कैश बिल फाड़ देते हैं अपनी बुक्स में और उसके आधार पर वो अपनी सेल डिक्लेयर करते हैं। तो मतलब ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, इजी कंप्लायंस है, लेसर कंप्लायंसेस है। लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी, या तो 1% देना है, मेंटली प्रिपेयर रहकर चलना है, 1% गुड्स में डील कर रहा हूं, 6% सर्विस में डील कर रहा हूं, 5% रेस्टोरेंट है मेरा, तो अगर मैंने कंपोजिशन ले रखी है तो कोई माथाफोड़ी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बिजनेस में हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं या वेराइटी ऑफ सर्विसेज होते हैं, अलग अलग रेट वाले होते हैं, तो ये बहुत झंझट मारी रहती है यार, किस पे क्या टैक्स लगाना, कहीं गलत नहीं लग जाए, कहीं पेनल्टी नहीं आ जाए, ये सारी हेडेक आपकी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है और बहुत ही लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी होती है जिसका आपको पेमेंट करना होता है। और आपको भले ही डायरेक्टली आप बिल में टैक्स नहीं जोड़ते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप प्राइस में ऐड करके ले ही लेते हो। कोई व्यापारी अपनी पॉकेट से तो क्यों ही देगा, बताओ, है ना। हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट ए लोअर रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मुझे पता है कि अगर मैं पूरे 3 महीने में 5 लाख की सेल करूंगा, समझना, और मेरे को तीसरे महीना खत्म होने के बाद अगले 18 दिन के अंदर अंदर 5 लाख का 1%, जो कितना होता है 5,000, वो ही सरकार को देना है। तो मतलब मेरे को बहुत नॉमिनल रेट से टैक्स देना है, तो मतलब जो पैसा मेरे बिजनेस में, पैसे का फ्लो तो बना रहेगा, मुझे सरकार को टैक्स देने की झंझट मारी तो है नहीं। अब आप एक तरफ उसको कंपेयर करिए कि सोचिए आप 18% वाली कोई कैटेगरी में होते हैं, गुड्स में होते हैं, तो 5 लाख का 18% कितना होता है? 90,000, 90,000 कितना होता है? 90,000। आपको 90,000 रुपए टैक्स देना पड़ता, तो आपका बिजनेस का बहुत सारा पैसा तो खाली टैक्स चुकाने में चला जाता था, आपकी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल क्या होती, प्रभावित होती है। कंपोजिशन स्कीम में एक आपने बिजनेस में हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो एडवांटेज है, अब डिसएडवांटेज भी तो होते हैं ना। अगर एडवांटेज ही होते तो आदमी हमेशा ही पहले क्या लेता, कंपोजिशन लेता। तो देर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। एक तो आप लिमिटेड टेरिटरी में बिजनेस कर सकते हैं। लिमिटेड टेरिटरी मतलब क्या, आपके पास एरिया कम होता है। जैसे आज मेरा उदयपुर में व्यापार है, राजस्थान में, तो मेरे पास बिजनेस करने के लिए सिर्फ राजस्थान रहेगा, मैं राजस्थान के बाहर अपना व्यापार नहीं फैला पाऊंगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम में ये बैन है। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता चुका हूं। आईटीसी क्या हो जाती है, कंपोजिशन स्कीम में ब्लॉक हो जाती है, तो खरीदते वक्त जो टैक्स देना पड़ रहा है आपको उसका फायदा ही नहीं मिलेगा। और तीसरा, आपको याद रखिएगा, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्ट सेल करते हो आप, ठीक है, तो हो सकता है ई कॉमर्स कंपनी आपके प्रोडक्ट बेचे, आपसे वो ई कॉमर्स कंपनी क्या करेगी, टीसीएस कलेक्ट करेगी, आपको उस टीसीएस की क्रेडिट ही नहीं मिलेगी। और हो सकता है ये भी कि ई कॉमर्स कंपनी आपके साथ आपके प्रोडक्ट सेल करने का एग्रीमेंट ही नहीं करे, ई कॉमर्स कंपनी आपको बोले कि रेगुलर स्कीम में जाके रजिस्टर्ड हो क्या। हालांकि ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट्स में मेरे को डाउट है, टीसीएस की क्रेडिट भले ही आप कंपोजिशन स्कीम में आपको मिल जाती है, क्योंकि जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट का
डेफिनेटली पॉइंट होता है, तो वहां पर आपको क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। और टीसीएस की और टीडीएस की जो क्रेडिट होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके पैसा जुड़ जाता है, जो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे खुद को भी डाउट है, मतलब मिलती है, ठीक है। पहले जरूर ये प्रोविजन था इनिशियल स्टेजेस में जब जीएसटी की इंडिया में आया था कि एक ई कॉमर्स वेंडर को भी जीएसटी में रेगुलर स्कीम में जाना होता है, अनिवार्य होता है। ओके, अब देखिए हम कुछ एफएक्यूज पे बात करते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या रेट होती है, तो अब आपको आ गया होगा क्या क्या रेट होती है। 1% फॉर गुड्स, 5% फॉर रेस्टोरेंट्स एंड 6% फॉर सर्विसेज। ऑलराइट, कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर लिमिट क्या है ये भी आपको पता पड़ गया। गुड्स के केस में 1.5 करोड़, सर्विस के केस में 50 लाख। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है ये भी हमने पढ़ लिया कि कंपोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट से टैक्स देना पड़ता है और लेसर टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं बनिस्पत रेगुलर स्कीम के। नंबर ऑफ रिटर्न्स आपको एक ही बढ़ना है, ज्यादा नहीं बढ़ना है। चलान क्वार्टरली बेसिस पे बनाने हैं आपको, ठीक है। कौन एलिजिबल होता है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस एलिजिबल होते हैं, कुछ बिजनेसेस को छोड़ के जो नेगेटिव लिस्ट है जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकते, सीटीपी एनआरटीपी नहीं ले सकते, ई कॉमर्स कंपनियां नहीं ले सकती कंपोजिशन स्कीम, और इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। कंपोजिशन स्कीम का आप कोई एक एग्जांपल बताइए, तो इतने सारे एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो आप 18% वाली वस्तु बेच रहे हैं और आपके पास कंपोजिशन स्कीम है तो आपको सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। कंपोजिशन स्कीम में सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट 50 लाख की, याद रखिएगा। और रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम के जो डिफरेंस है वो यही है कि कंपोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट से आपको लोअर टैक्स देना होता है, जबकि रेगुलर स्कीम में आपको ज्यादा टैक्स देना होता है। कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, रेगुलर स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है। कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, रेगुलर स्कीम वाला व्यापारी के लिए पूरा दुनिया एक मार्केट है, कहीं पर भी खरीदे कहीं पर भी बेचे, सब कुछ अलाउड है, याद रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम स्मॉलर बिजनेसेस के लिए होती है, जहां पर एक फिक्स कंसेशनल रेट से उनको टैक्स देना होता है, और उनको ये पेन बेस्ड स्कीम मिलती है, एक पेन यानी एक स्कीम, याद रखिएगा। और आपको वो स्कीम बदलनी चेंज करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करे, क्रॉस करे, याद रखिएगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में कोई व्यापारी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम जीएसटी पोर्टल पर सर्च टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जीएसटी नंबर को डालकर हम उसकी कैटेगरी को पूरा पता कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा जीएसटी का नॉलेज चाहिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको वहां पर अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और आप कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां पर आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कंसेशनल रेट पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी तरीके के कोर्सेज हमारे पोर्टल पर आपको मिलेंगे। लगभग मैंने 80 कोर्सेज अभी तक पब्लिश कर चुका हूं, तो आपको यहां पर नॉट ओनली फॉर द जीएसटी कोर्सेज, आपको बहुत सारे कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक पे चलाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, जैसे भारत में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। तब क्या हुआ था, सरकार ने जो पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे उनको यह बोला था कि आप जीएसटी में आइए। अगर उन व्यापारियों ने जीएसटी में आए और उन्होंने जीएसटी में क्या ली, कंपोजिशन स्कीम ली, तो उनको जो फॉर्म अवेलेबल कराया था गवर्नमेंट ने वो था जीएसटी सीएमपी 01। आज की तारीख में इसकी कोई रिलीवेंस नहीं है, क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट 7 साल क्रॉस कर चुके हैं, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी अभी हम ज्यादा बातें नहीं करने वाले। ऑलराइट, हम अब बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेता है, तो मैं ये बता चुका हूं कि उसको सिंपली जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भरनी है, जीएसटी REG 01। और अगर कोई व्यक्ति अपनी रेगुलर स्कीम से स्विच होकर कौन सी स्कीम लेना चाहे, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहे, तो उसको जीएसटी CMP 02 फाइल करना होगा, और ये उसको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के शुरू में मिलेगा। और इसमें आपको इसके पैरेलल एक फॉर्म और भरना होगा, जीएसटी CMP 03 भी कह सकते हो या ITC 03 भी कह सकते हो, जहां पर आपको अपने पास पड़ा हुआ स्टॉक का जानकारी देना होगा जिस दिन आपने स्कीम बदली। क्योंकि जब आपके पास अगर कोई ऐसा स्टॉक होगा और आप रेगुलर स्कीम छोड़ के किस में जा रहे हो, कंपोजिशन में जा रहे हो, तो उस स्टॉक पर आपने जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली होगी, आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगी, आपकी वो लायबिलिटी बन जाएगी, आपको चुकाना पड़ेगा सरकार को, तभी गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम में डालेगी। यानी देखिए,
कंपोजिशन से रेगुलर में जाना आसान है, लेकिन रेगुलर से कंपोजिशन में आना इतना आसान भी नहीं है, स्पेशली गुड्स के व्यापारियों के लिए। क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, पहले आपको उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बैलेंसेस को जीरो करना पड़ेगा, उस स्टॉक पे टैक्स लेके सरकार को देना होगा। अगर आपके बैलेंस स्टॉक का पड़ा हुआ है और आप अपनी स्कीम बदल रहे हो, तो उस स्टॉक पर जितनी इनपुट आपने क्लेम की होगी एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, वो इनपुट रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जीएसटी सीएमपी 02 के 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपने स्टॉक इंटीमेशन आईटीसी 03 या सीएमपी 03 के माध्यम से देनी होगी। कंपोजिशन ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भी ध्यान देना, जब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती है, आपको विद इन 30 डे के अंदर अंदर रजिस्टर्ड होना होता है। अब वो भले रेगुलर स्कीम है या कंपोजिशन स्कीम है। ऑलराइट, कंपोजिशन स्कीम के क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी सीटीपी के रूप में नहीं रजिस्टर्ड हो सकता, एनआरटीपी के रूप में नहीं रजिस्टर्ड हो सकता है। कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, अपनी दूसरी स्टेट से कोई चीज खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन न तो इंटर स्टेट सेल कर सकता है, न एक्सपोर्ट कर सकता है, याद रखिएगा। और जिस दिन उसने कंपोजिशन स्कीम में आया, याद रखिएगा, उस दिन उसके पास जो स्टॉक था अपॉइंटेड डे पर, उस स्टॉक पर जो इनपुट थी उसकी रिवर्स होगी, उसको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो उसको वो टैक्स क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पार्टियों से खरीदी गई जो परचेजेस थी और जिस पर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की थी एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, वो टैक्स उसको चुकाना पड़ेगा, तभी वो जाकर कंपोजिशन स्कीम ले पाएगा। हर कंपोजिशन व्यापारी को अपने साइन बोर्ड पर अपना बिजनेस का एड्रेस एज वेल एज अपना मतलब वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ये लिखवाना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसके बिजनेस की जो अंदर जो प्रीमाइसेस हैं उसमें भी उसको नोटिस ये डालना पड़ेगा कि वो कंपोजिशन स्कीम में है, बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम कंपोजिशन स्कीम की वैलिडिटी की बात करें तो देखिए, कंपोजिशन स्कीम की वैलिडिटी जो होती है, एक तो नो वैलिडिटी बोल सकते हो, लाइफ टाइम होती है, जब तक वापस आप स्कीम को कैंसिल नहीं करवा देते, सरेंडर नहीं कर देते। तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो गए, लेकिन वापस आप बाहर दो तरीके से निकल सकते हो। या तो आप स्वयं बाहर निकल रहे हो, जिसे कहते हैं जीएसटी कैंसिलेशन, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बाहर निकाले धक्के देके, उसको कहते हैं स्यूमोटो कैंसिलेशन। अन्यथा आपकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। सीटीपी और एनआरटीपी के लिए एक लिमिट होती है 90 डेज की, मैक्सिमम 90 डेज के लिए उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। 90 डेज बाद उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, याद रखिएगा। ऑलराइट, अगर वो रिन्यू नहीं कराए तो। सो वैलिडिटी की अगर बात कर रहा हूं तो देखिए, वैलिडिटी इसकी ऑलमोस्ट क्या रहती है? देखिए, मैंने वापस बताया आपको, या तो आप खुद ही निकल जाइए या आपको किसी कारण से निकाला जाए। खुद निकल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है कि भैया आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं या आपका टर्नओवर और ज्यादा कम हो गया, अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रही, तो आप खुद कैंसिल करवाते हैं। प्रॉपर ऑफिसर या जीएसटी डिपार्टमेंट निकाले, ये हरगिज अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट बाहर निकाल रहा है तो मतलब आप डिफॉल्टर है, किसी न किसी चीज को लेके रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं या टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में अगर आपको बाहर निकाला जा रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप भविष्य में कभी भी उस पैन नंबर से वापस दोबारा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, यानी आजीवन एक तरह से बैन लग जाने वाला। ठीक है, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे या रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। There are some forms related to the composition scheme. CMP 08 की अब कोई महत्व नहीं है। ये भारत में जीएसटी इंट्रोड्यूस जब हुआ था, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जीएसटी में एनरोलमेंट अगर वो कर रहे थे और अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहे थे तो उनको ये फॉर्म भरना था। CMP 02 की जरूर अहमियत है। आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में CMP 02 भरकर रेगुलर स्कीम से स्विच करके किस में आ सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। CMP 03 में आपको फिर 60 मतलब जब आप कंपोजिशन में आएंगे तो आपको अपना स्टॉक की जानकारी देनी होगी, ये CMP 03 कह सकते हो आप इसको। और CMP 04 कंपोजिशन स्कीम छोड़ने की है, कंपोजिशन स्कीम छोड़ के रेगुलर में जाना स्विचिंग के लिए, है ना। ये आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कर सकते हैं, जब आपका टर्नओवर कंपोजिशन लिमिट को क्या करे, क्रॉस करे, आपको कंपोजिशन स्कीम छोड़ के रेगुलर स्कीम लेनी पड़ेगी। अगर आपको नोटिस आता है कि आप कोई
कंप्लायंसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको नोटिस 05 में आएगा, सीएमपी 05 में आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, और 06 में, और आपको फिर एक फाइनल नोटिस इश्यू हो जाएगा 07 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको बाहर का रास्ता दिखाने से संबंधित नोटिस हैं। और नया रजिस्ट्रेशन लेना है कंपोजिशन में तो REG 01, हम जब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट करने से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स हैं, ITC 01 और 03, या इनपुट मतलब गुड्स से संबंधित डिक्लेरेशन है बेसिकली। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप एक नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, याद रखिएगा, तो आपको जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका माल पड़ा होगा आपके स्टॉक में, आपको उसके बराबर अपनी लायबिलिटी बन जाएगी और आपको पे करनी पड़ेगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में जाते हैं तो उल्टा होगा, आपके पास जो माल पड़ा होगा उसकी आपको नॉर्मल में इनपुट मिल जाएगी, वो आपको फिर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते, ये है आपका GST CMP 04। तो CMP 04 मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको, और सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 50 लाख तक आप कंपोजिशन में रह सकते हैं। ठीक है, और दो तरीके की कैटेगरी इसमें भी कंपोजिशन में सर्विसेज की, एक रेस्टोरेंट वालों को मिलती है और एक अदर सर्विसेज को मिलती है, याद रखिएगा। और 2019 के बाद आपको ये मिलने लगी सर्विसेज के अंदर कंपोजिशन स्कीम, और ये है CMP 02, जो आप कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए बढ़ते हैं। सेक्शन 10 है, याद रखिएगा, CGST एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का। और यहाँ पर आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो जब आप स्विच करेंगे तो आपको ये 3rd नंबर का ऑप्शन लेना होगा कैटेगरी में, ध्यान देना, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, याद रखिएगा। और अगर मेरिट डीमेरिट्स की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में फ्यूअर कंप्लायंसेस हैं, जबकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, ये डीमेरिट है। टैक्स लायबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन आप कस्टमर से नहीं ले सकते, ये बुरी बात है ना। आपको अपनी ज्यादा डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ये बुरी बात है। ठीक है, और एक सर्विस प्रोवाइडर 50 लाख तक की कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है टर्नओवर तक, और फिर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाएगा, कंपोजिशन स्कीम में चला जाएगा तो उसको फिर टैक्स तो देना ही पड़ेगा अपने द्वारा की गई सारी सप्लाई पर। इंटर स्टेट सप्लाई वो नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से भी वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाएगा, CTP NRTP के रूप में भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा, और टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बिल में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं उसको मिलेगी, रिवर्स चार्ज में उसको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएगा, पान मसाला टोबैको वगैरह के केस में कंपोजिशन स्कीम बैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्विसेज के केस में 6% की रेट से देना है, CGST और HGST 3% के हिसाब से आपको। और उसके अलावा अब नॉर्मल और कंपोजिशन में अपन अगर कंपेयर करें तो मानिए सर्विस के केस में नॉर्मल रेट 18% और कंपोजिशन में रेट 6% है, और अगर 1 लाख रुपए की कोई आप वैल्यू की सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में आप नॉर्मल बिल जो बनाओगे 1,18,000 का बनाओगे। ठीक है, 18,000 रुपए आप कस्टमर से लोगे और गवर्नमेंट को दोगे, और मान लो आपकी परचेज है 40,000 की, उस केस में 18% आपने इनपुट GST भी दिया 7,200, तो उस 18 में से 7,200 आपको माइनस करने को मिल जाएंगे। यानी आप 18 में से 7,200 माइनस करोगे तो आपको जो नेट टैक्स का पेमेंट करना है वो सिर्फ 10,800 करना है, ये गुड्स के केस में। जबकि सर्विस के केस में, सॉरी, अगर रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में जाता है तो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो याद रखिएगा आपको 6% से टैक्स बनेगा आपका। तो अगर आपने 1,18,000 की बिलिंग की है तो आपका ये टैक्स बन जाना है 7,080 रुपए, और आपने खरीदते वक्त भी 7,200 चुकाया, तो दोनों मिलाकर जोड़ेंगे हम तो ये दोनों आपका एक तरह से गवर्नमेंट को आपने पे किया, तो बेचते वक्त भी टैक्स देना और
खरीदते वक्त भी टैक्स देना, ये कंपोजिशन स्कीम में होता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो यहां पर देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट एक तरह से पूरा कंपोजिशन स्कीम का मैंने यहां पर एंड कर दिया है। एंड दिस इज द एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पर कोर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं जीएसटीआर 9 और 9C का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी इनवॉइस एक्सेल में कैसे बनाते हैं, ऑटोमेटेड इनवॉइस, उसका भी कोर्स है। 3B और 1 का भी कोर्स है, और ऐसे करके टोटल मिला के 80 कोर्सेज हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन पर लॉन्च किए। अब चलते हम सीधे सीधे प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। टैली के अंदर हम लोग कंपोजिशन स्कीम की अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं एक कंपनी बना रहा हूं जिसका नाम मैं दे रहा हूं सलोनी इंटरप्राइजेस, ठीक है। आप अपना एड्रेस वगैरह यहां पर डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन व्यापारी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए और आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। टैली प्राइम 5.0। जैसे ही आपकी टैली में कंपनी बनती है, फीचर्स ओपन हो जाते हैं। इन फीचर्स में आपको जीएसटी को इनेबल करना है, और आपको स्टेट राजस्थान लेना है, लेकिन यहां पर स्कीम कंपोजिशन स्कीम लेनी है, याद रखिएगा। और अपना जीएसटी नंबर आप यहां पर डाल देंगे। तो माना कि मैं यहां पर अपना एक जीएसटी नंबर डाल देता हूं, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान का व्यापारी हूं, तो मैंने ये अपना जीएसटी नंबर डाल देना है, ठीक है। हम सिर्फ डेमो पर्पज से इसको कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी नया जो टैली है वो आपका जीएसटी की सारी रिटर्न्स ऑटो प्रिपेयर कर लेता है, डेटा डायरेक्टली अपलोड कर लेता है, जीएसटी के रिटर्न्स डायरेक्टली भरे जाते हैं। उसके लिए आपको अपना जीएसटी यूजर और मोड ऑफ फाइलिंग देना होता है, मैं फिलहाल में नहीं दे रहा हूं। यहां पर ही आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपके ऊपर क्या टैक्स रेट लगने वाली है। तो माना कि मेरा कपड़े का बिजनेस है, गुड्स का, ठीक है, कपड़े का, गुड्स का, तो मैंने 1% डाल दिया यहां पर। फिर वो मुझसे पूछता है कि ये जो टैक्स है वो 1% किस पे लगेगा। तो मैंने बोला कि ये मैं कुछ भी बेचूंगा तो लगेगा, चाहे मैं टैक्सेबल गुड्स बेचूं, एग्जम्प्टेड बेचूं या नील रेटेड बेचूं, तो मैं यहां पर तीनों ले लूंगा, ठीक है। और ईवे बिल वगैरह अभी मैं फिलहाल के लिए नो रखता हूं और सेव कर देता हूं। बस ये आपको जीएसटी डिटेल्स डाल देनी। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम एक परचेज की एंट्री करते हैं पहले, क्योंकि देखिए आप एक व्यापारी है तो आप खरीदेंगे और बेचेंगे, राइट। तो चलिए परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज का आइटम इनवॉइस चढ़ा रहे हैं। मान लो एक बिल है DM001 और 1 अप्रैल का ये बिल है। पार्टी बना लेता हूं मैं यहां पर एक, ठीक है। परचेज तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहां से परचेज का एक बिल बनाता हूं, और सपोज मैं यहां पर एफकॉन LLC या LLP कर देता हूं, ठीक है। ये मेरी पार्टी है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। आप मान लो ये जयपुर की पार्टी है, लोकल में बता दीजिए राजस्थान, और यहां ये रेगुलर टैक्स पेयर है। आप किससे माल खरीद रहे हो, रेगुलर टैक्स पेयर से। 08 AAFCR, मान लो मैं यहां पर इनका जीएसटी नंबर डाल देता हूं। कुछ तो गलत डाला मैंने, ठीक है। ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डाल दिया। अब देखिए आप रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हो, आप तो कौन हो, और जिससे आप खरीद रहे हो वो कौन है, सुनना मेरी बात, ठीक है। तो ये आपने उस पार्टी का डिटेल डाल दिया। परचेज का लेजर बना लेते हैं। ये परचेज का ग्रुप क्या डाल देते हैं, परचेज, याद रखिएगा। जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है, लेकिन यहां कुछ भी डिटेल नहीं डालना, और ये गुड्स ले लेना है और सेव कर देना है। जैसे हम नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही होगी, ठीक है। ये मैंने परचेज का लेजर बना दिया। अब मैं आइटम बना रहा हूं, मान लो मैं यहां पर हाफ प्रिंटेड शर्ट, ठीक है, और यहां पर मैं उसका साइज भी लिख देता हूं XL, ठीक है। और यूनिट में मैं एक यूनिट बना लेता हूं, और यूनिट में डाल देता हूं नंबर्स, ये नंबर्स,
ये नंबर्स और सेव। अब यूनिट बना ली मैंने, जीएसटी एप्लीकेबल रखो। शर्ट के ऊपर नॉर्मली क्या एचएसएन कोड होता है वो आप यहां डाल दो कि मान लो आपने अपना कपड़े का एचएसएन डाल दिया यहां पर, ठीक है। और इसका जीएसटी रेट स्पेसिफाई कर दो कि नॉर्मली इस पे कितना जीएसटी लगता है। तो नॉर्मली मान लो मैंने बता दिया 5%, कितना 5%, ठीक है। आपको यहां वही रेट डालनी है जो कि वास्तविक रेट है जीएसटी के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहां से गुड्स लेकर सेव कर देना है इसको। मान लो मैंने अभी 200 शर्ट खरीदे और ये 400 रुपए के हिसाब से खरीदे, 80,000 रुपीज की परचेज हो रही है मेरी जयपुर से उदयपुर के लिए, ठीक है। अब सामने वाली पार्टी तो रेगुलर स्कीम में है, वो आपसे क्या लेने वाली, सीजीएसटी एच जीएसटी लेगी। तो आप यहां पर सीजीएसटी एच जीएसटी के लेजर बना लो, सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और सीजीएसटी। सर हम लेजर क्यों बना रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों बना रहे हैं। क्योंकि आप तो परचेज करते वक्त तो आपसे टैक्स देना है ना आपको, तो 2.5% है ना। 80,000 का कितना परसेंट हो गया, ये 2.5% हो गया, 2,000, ठीक है। उसी तरह से एच जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एच जीएसटी और सेव, यानी 84,000 रुपए का बिल बनेगा। वो तो आपको क्या इश्यू करेंगे, टैक्स इनवॉइस। वो तो रेगुलर टैक्स पेयर है, उनके लिए तो एक नॉर्मल सेल है, तो वो तो बिल में टैक्स जोड़ेंगे। तो मैं परचेज करते वक्त ये एंट्री कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं एक तरह से। अब मेरे पास स्टॉक आ गया साहब, ठीक है। मैं मेरी स्टॉक समरी में जाके देखूं, मेरे पास माल आ गया, 200 क्वांटिटी पड़ी है 400 के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसको बेचता हूं, सेल, ऑलराइट। मान लो मैं यहां पर अब मैं भी किसी पार्टी को ही बेचता हूं, ठीक है। क्रिएट कर रहा हूं, सामने वाली पार्टी का नाम डाल देता हूं मोहित क्लोथिंग्स, सनरी डेटर मेरी बुक्स में होगा, ठीक है। और मान लो मोहित क्लोथिंग जो है वो एक अनरजिस्टर्ड व्यापारी सपोज, ठीक है। मेरे से कौन ले रहा है, अनरजिस्टर्ड व्यापारी, तो मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, सेल का एक लेजर बना लेते हैं हम, सेल्स, सेल्स का ग्रुप सेल्स, ठीक है, बना दिया। जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, यहां कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। गुड्स लेना है और सेव कर देना। अब आप ये हाफ प्रिंटेड शर्ट ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है। 200 खरीदा था, ठीक है। मान लो मैं यहां से 180 शर्ट बेच रहा हूं और मान लो 600 रुपए में बेच रहा हूं, 1,08,000 रुपए की सेल है, ठीक है। याद रखिएगा, अब आप एक रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हो, आपको ये नहीं भूलना है। आप कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं सकते, आपको ये भी नहीं भूलना, आप यहाँ टैक्स नहीं जोड़ोगे। परचेज की एंट्री में तो आपने टैक्स दिखाया क्योंकि आपको देना पड़ा, सेल की एंट्री में आप टैक्स ले नहीं सकते क्योंकि आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये नॉर्मल 1,08,000 का बिल बना के सेव कर दोगे इस एंट्री को। अब देखिए मैंने 2 एंट्रियां की, बाहर निकल रहा हूं, डीओजी जीएसटी रिपोर्ट में आ रहा हूं और जीएसटीआर 4 में जा रहा हूं। आप देखिए जीएसटीआर 4 में मेरी परचेज भी दिख रही है, 80,000 की परचेज और 2,000 का सीजीएसटी एचजीएसटी दिख रहा है। हालांकि इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इनपुट नहीं मिलने वाली, चुकाया है इसलिए दिख रहा है बस। और यहां देख सकते हैं आप टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इसमें 1,08,000 की सेल की 540 1,01,080 रुपए का टैक्स बन गया। 1,08,000 का 1,080 कितना होता है, 1%। 1% आपको चुकाना पड़ेगा। एक और बात बताता हूं, यहां से मैं डायरेक्ट जीएसटी रिटर्न भर सकता हूं अपने जीएसटी पोर्टल पे। एक्सचेंज में जाऊंगा, पूरा साल भर हो जाएगा, जब मेरा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 भरना पड़ेगा, जब जाऊंगा अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाऊंगा और यहां से डायरेक्ट सेंड करूंगा सारा डेटा और इसको अपलोड करूंगा। ये डेटा मेरा पूरा जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। फिर मेरे को खाली पोर्टल पे लॉगिन करना और उसको फाइल करना है। हालांकि ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर में हो पाएगा, आपको एजुकेशनल वर्जन में नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है जीएसटीआर 4 सीएमपी 08 चालान, मुझे हर 3 महीने में पेमेंट करना है ना टैक्स का, तो मैं सीएमपी 08 में जाऊंगा, पूरे 3 महीने का मेरा पहला चालान यहां पर सामने आ जाएगा कि ये देखिए अभी तो मैंने एक एंट्री की, अब पूरे 3 महीने में जितनी सेल होगी मेरी वो सब जुड़ती जाएगी और यहाँ टैक्स बन जाएगा 1,080, ये मुझे पे करना पड़ेगा। और ये डेटा भी मैं डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकता हूं, अपलोड जीएसटी रिटर्न्स के माध्यम से।
याद रखिएगा, ठीक है। ये मुझे जब मैं 1080 का पेमेंट करने जाऊंगा मुझे ये पे करना पड़ेगा। अब सर सवाल ये बनता है कि ये तो आपने जीएसटी के रिपोर्ट्स में बता दिया, आपकी बुक्स में भी तो बताइए इफेक्ट। चलिए मैं बैलेंस शीट में चल रहा हूं। अब बुक्स में क्या होगा मैं बताता हूं। बुक्स में आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में नजर आ रहा है 4000 रुपए। ये जो आप, ये वो टैक्स है जो आपने खरीदते वक्त पे किया था। सर ये तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मेरी डेबिट साइड में दिख रहा है, तो ये तो टेक्निकली गलत हो गया, क्योंकि मुझे इसकी इनपुट तो मिलेगी नहीं। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, जो टैक्स खरीदते वक्त चुकाएंगे आप मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या एनुअल बेसिस पे, यहां जितना आपका ये फिगर आ रहा है इसको आपको एक एंट्री पास करके जीरो करना है। और वो एंट्री क्या होगी वो मैं बताता हूं। अभी 4000 है, मैं जाऊंगा वाउचर्स में और मैं एक जर्नल एंट्री कर लूंगा। कौन सी जर्नल एंट्री? ये आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे आप ये एंट्री करेंगे, जहां पर आप अल्टर सी करेंगे और यहां आप एक लेजर बनाएंगे जीएसटी पेड। क्या? जीएसटी पेड। या फिर आप दोनों अलग अलग लेजर बना सकते हैं, सी जीएसटी और एच जीएसटी का, पर मैं यहां पर एक ही बना रहा हूं, जीएसटी पेड ऑन परचेज। जीएसटी पेड ऑन परचेज, इसका मैं ग्रुप डाल दूंगा परचेजी। क्या डाल दूंगा? या तो मैं ग्रुप परचेज डाल दूं या डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दूं, दोनों में से कोई एक डाल देना। और जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस का एक लेजर बनाना है, जीएसटी पेड ऑन परचेज, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है। और ये जो अमाउंट था उधर 4000 वो यहां डालना है, और क्रेडिट में आपको सीजीएसटी, और सीजीएसटी कितने से करना? 2 से, और एचजीएसटी कर देना 2000 से। सर इस एंट्री को करके क्या होगा मैं बताता हूं। ये एंट्री होगी जैसे ही आपकी जो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जो माइनस में दिख रहा था, जिसकी आपको इनपुट वैसे ही नहीं मिलनी क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में, तो आपने अपनी उस फिगर को जीरो कर दिया। देखिए, और ये फिगर कहां चला गया? 4000 रुपए आपके पीएनएल में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए, ये आपका खर्चे में आ गया। सर खर्चे में आ गया तो क्या इनकम टैक्स हमें इसकी छूट देगा? डेफिनेटली देगा। याद रखिएगा, इनकम टैक्स का जो नियम है वो ये कहता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने अपने बिजनेस में चुकाए होते हैं, आपको उसकी एक्सपेंस के रूप में छूट मिल जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिलती है, इनडायरेक्ट की मिल जाती है। और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जो 4000 मैंने चुकाया ना, वो मेरा खर्चा है ना, कॉस्ट तो है ही है। आईटी से नहीं मिल रही तो क्या हुआ है, तो मेरा खर्चा, तो मैंने इसको खर्चे में डाल दिया। और ये जो आप कंपोजिशन टैक्स जब चुकाने जाओगे क्वार्टरली बेसिस पे, याद रखिएगा, ठीक है। कंपोजिशन टैक्स आप कब चुकाने जाओगे? क्वार्टरली बेसिस पे। आप जैसे ये मैं ये जीएसटी सीएमपी 08 में आ गया, देखिए, ठीक है। ये मेरा ये जो 1080 रुपए है जो मुझे चुकाना है, ठीक है, इसकी एंट्री मैं डायरेक्टली यहां से पेमेंट में कर सकता हूं जब भी मैं चुकाऊंगा। जैसे मैंने पहले क्वार्टर का 1 जुलाई को चुकाना है सपोज, तो ये 1 जुलाई में आ गया, पेमेंट में चला गया, ठीक है। किस में चला गया? पेमेंट में। और यहां से मैं ऑटो फिल कर सकता हूं स्टैट्यूटरी पेमेंट, जीएसटी, और ये मैं बता दूंगा यहाँ पर अदर देन रिवर्स चार्ज। यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा 1 अप्रैल से 30 जून। हालांकि 30 जून सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, तो आप ये 2 जून डाल दीजिएगा। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, जो आप आधा आधा चुकाएंगे, ठीक है, कितना चुकाएंगे? कितना कितना होगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी आप चुकाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप 2 नए लेजर भी बना सकते हो। सीजीएसटी जैसे हाफ, जैसे मैं बना देता हूं, ये सीजीएसटी, इसका सीजीएसटी @0.5%, ठीक है। इसका ग्रुप भी डायरेक्ट एक्सपेंस डालना, और इसमें भी जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना, सेव कर देना। क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में है, आपको सेल पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, 0.5% सीजीएसटी, ठीक है। तो आपका ये कितना था? 700 कितना था? 500 540, सही बताना, 540, ठीक है। डिफाइन कर दीजिए यहां पर आप, ये सीजीएसटी है, ठीक है, 540। टाइप डिफाइन कर दीजिए यहां पर, तो आप टाइप में अदर डिफाइन कर देंगे 540, ठीक है। फिर डेबिट, ऐसा ही आप एक और बना लेंगे, एचजीएसटी @0.5%, डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दीजिएगा। खर्चा आपके लिए, आपको इनपुट नहीं मिलेगी, इसलिए खर्चे में डाल रहा हूं मैं, सॉरी यहाँ पर, और इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता है और सेव कर देता है। ये भी 540,
ठीक है, HGST के रूप में आप पे कर रहे हो, और यहाँ पर भी बता दीजिएगा अदर, और आप इसको सेव कर दीजिए। और क्रेडिट में आप पेमेंट कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, चालान कैसे बनाया होगा, अल्टर सी करके एक बैंक अकाउंट बना दीजिए, अपनी डिटेल्स वगैरह डाल दीजिएगा, 1080 रुपये आप चुका रहे हो, ठीक है। और जैसे भी आपने पे किया वो सब मेंशन कर देंगे, GST डिटेल डाल देंगे, यहाँ आप बता देंगे कि आपने चेक से पेमेंट किया है, चेक नंबर, बैंक का नाम डाल देंगे, जैसे आपने जो भी बैंक है, आपका जो भी CPIN नंबर है, चालान का नंबर है, जो आपने GST पोर्टल पे पेमेंट करते वक्त चालान बनाया होगा उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ डाल देंगे और आप पेमेंट कर देंगे। ये चेक नंबर डाल दिया मैंने, और इंस्ट्रूमेंट की डेट भी डाल दी, और ये आपको एंट्री सेव करनी, पेमेंट की एंट्री हो गई आपका। अब अपनी बुक्स में जाके देखोगे PNL में, ट्रेडिंग PNL में, तो आपको ये दोनों भी यहाँ नजर आएंगे साथ साथ में। ये ओवरऑल आपने खरीदते वक्त चुकाया गया टैक्स भी दिख रहा है, बेचते वक्त जो आपको टैक्स देना पड़ा वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके खर्चे हैं टोटल एक्सपेंस, यानी आपके COGS में जाके जुड़ जाना है। जो आपकी जो सेल है उसमें से जो आप अपनी कॉस्ट माइनस करते हो, ये आपकी कॉस्टिंग है। ये होती है पूरी की पूरी एक तरह से किसकी अकाउंटिंग, कंपोजिशन व्यापारी की अकाउंटिंग। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कंप्लीट ओवरव्यू था अबाउट द कंपोजिशन स्कीम, रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस, ऑल द कंप्लायंसेस, ऑल टाइप ऑफ जो details about the composition scheme, like returns, like challan, like different type of forms, like what are the benefits, what are the drawbacks of the scheme, ये सब चीजें हमने देखी, एज वेल एज टोटल जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है कंपोजिशन स्कीम की, वो मैंने आपको टैली के ऊपर बताई है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा कॉमर्स हब के साथ, और भी इस तरीके के अट्रैक्टिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू।